रिसर्च वर्क मध्ये आहे. He has written various articles on GST in various publications. Has delivered more than 300 speeches on GST and indirect taxation at ICAI Trade and Industry Association. He has been GST faculty by ICAI. He is the member of Indirect Tax Committee of Western India Regional Council of ICAI. आणि त्यांच्या ब्रीफमध्ये खूप सुंदर वाक्य लिहिलं आहे. अ हेड फुल ऑफ इयर्स हॅज नो स्पेस फॉर ड्रीम्स. सर, आय वेलकम यू टू दिस सेशन. प्लीज गिव अस युअर गायडन्स. आणि विषय आजचा आहे अनालिसिस ऑफ बॅलन्स शीट फॉर GST ऑडिट. धन्यवाद मैडम. जीएसटी आया हुआ जो एक्ट है, मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी का. आपने मुझे इस बार फिर मौका दिया कि मैं आप लोगों तक के अपने विचार और अपनी अंडरस्टैंडिंग ओवर द सब्जेक्ट जो आज मुझे दिया गया है इस पे मैं बता सकूं. मेरा एक बहुत सिंपल सा डिस्क्लेमर है जो मैं डेफिनेटली बताना चाहूँगा कि जो भी विषय पे मैं बोलना चाहता हूँ ये अभी तक का आया हुआ GST लॉ और मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑन द सब्जेक्ट है. इट मे पॉसिबल कि हमारे सेशन के होते तक के कुछ लॉ बदल जाए या कुछ नए नोटिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन आ जाए या कुछ अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेनेशन में कुछ चेंज हो. तो एक मेरा डिस्क्लेमर छोटा सा है कि जब भी आप किसी को ओपिनियन देवे तब उस वक्त का लेटेस्ट नॉलेज पढ़ के ही आप अंडरस्टैंडिंग लेके देवे. अदरवाइज हम लोग कई बार ऐसा हो जाता है कि बोलते कुछ है तब तक के लॉ शायद कुछ चेंज होता है या हमारा पुराना पड़ा हुआ होता है. GST बहुत ज़्यादा डायनामिक है. इनफैक्ट इतना ज़्यादा डायनामिक है कि सुबह नाश्ते में क्या बना था वो तो याद नहीं, लेकिन एक्ट में क्या हुआ वो याद रखना जरूरी हो गया है. क्योंकि पहले क्या था, एक वो ऋषि कपूर की पिक्चर आई थी पुरानी, बहुत पुरानी थी, कल आज और कल. तो इसको समझना वैसा ही हमारे GST के एक्ट को समझना है. तो फ्रेंड्स, आई विल स्टार्ट द माय PPT. एक हम लोग इस टॉपिक पे चालू करेंगे. It's my being always pattern that I start the session with the prayer. Ma'am, I am audible. Screen is visible. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Okay madam. Thank you. Thank you. तो मित्रों, मेरी सबसे पहले एक छोटी सी प्रार्थना रहती है. ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. The meaning is very clear, very simple. Om, may God protect us both, the student and teacher. Now for 2 hour आप मेरे स्टूडेंट है और मैं आपका टीचर हूँ. 2 घंटे बाद हम सब अलग हो जाएंगे, बट टिल दिस टाइम आई एम टीचर. भगवान हम सबको सद्बुद्धि दे, हम मिलके काम करें, हमारे में कोई घमंड कोई द्वेष निर्माण ना हो और हम सद्भाव से आगे बढ़े और सभी जगह में शांति का निर्माण हो. विद्या का दान है, इससे कहीं घमंड निर्माण ना हो, कोई ऐसी बात निर्माण ना हो कि मुझ में ऊंच नीच की भावना मुझ में आप में किसी में निर्माण हो. उसी के लिए एक छोटा सा शांति मंत्र है जो मैं हमेशा चालू करता हूँ. टॉपिक जो मुझे आज दिया गया है, एनालाइजिंग बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अंडरस्टैंडिंग विद GSTR 9(9)C, दैट इज बैलेंस शीट से इनको कैसे देखना है. इस टॉपिक को देखते हुए एक छोटा सा और टॉपिक मैं कवर करूंगा. जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल GST काउंसिल की मीटिंग खत्म हुई. इट वाज 47th मीटिंग हेल्ड एट चंडीगढ़. 2 दिन की मीटिंग चली. 2 दिन की मीटिंग के बाद में बहुत सारे रिकमेंडेशंस आए जो शायद अनएक्सपेक्टेड थे और कुछ एक्सपेक्टेड थे और कुछ लॉन्ग वेटिंग थी. तो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज टॉपिक, I will take half an hour for giving the brief important highlights of the GST Council meeting yesterday. Can I take, madam? इसलिए थोड़ा आप लोगों को ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि काफ़ी कॉल आएंगे आप लोगों को कि काउंसिल की मीटिंग में सर ये रेट बढ़ गया क्या, ये हो गया क्या,
थोड़ा सा. So I am trying to cover the recent update, that is the GST Council meeting. Can we take it now or आखिरी में लेंगे, जैसा आप बोले. You can take it now, sir. Okay ना? Okay. Because Okay. that is the need. ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में हुआ क्या है और क्या हमको समझना है. इसीलिए इसको मैं थोड़ा सा कवर करूंगा. पीपीटी फिर चालू करूंगा. Thank you, sir. Thank you. ओके ओके. तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जैसे नॉर्मली हम लोग देखा जाता है कि द्रौपदी के 5 पति थे, वैसे हमारे जीएसटी के 29 पति है. There are 29 finance minister, those who are controlling the GST along with the central. तो यूनिफॉर्मिटी आना कोई भी चीज में, एक्ट में, इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंसेंट लेना पड़ता है लोगों के और डिसीजंस बहुत जल्दी नहीं होते. फिर भी इंडिया में फेडरल लॉ सिस्टम है, इसमें जीएसटी काउंसिल बनाई गई है. काउंसिल एक अपनी रिकमेंडेशन देती है, जिसके बाद में अलग अलग एक्ट, सेंट्रल जीएसटी एक्ट और उसके साथ में उसके जो छोटे छोटे स्टेट जीएसटी एक्ट है, एमजीएसटी, यूजीएसटी, सीजी, ऑल एक्ट, ये सब भी अपने अपने हिसाब से नोटिफिकेशन और सर्कुलर निकालते हैं. जहां सर्कुलर नहीं निकलता है तो वो माना जाता है कि सेंट्रल का जो सर्कुलर है वो सब पे एप्लीकेबल है. तो कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स जो बहुत आप लोगों को समझना जरूरी है, जो इस काउंसिल मीटिंग में रिकमेंडेड हुई है. सबसे पहले काउंसिल में रिकमेंडेशन आया है कि टैक्स टू बी चार्ज ऑन प्री पैक्ड एंड प्री लेबल्ड फूड ग्रेन. इसका मीनिंग क्या है? जब जीएसटी एक्ट आया था तब ये बताया गया था कि ओनली ब्रांडेड फूड ग्रेन्स जिसका रजिस्टर्ड ब्रांड नेम है, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, उसको जीएसटी लगेगा और किसी को नहीं लगेगा. उसमें एक ऑप्शन ये भी दिया था कि अगर आपका ब्रांड नेम है तो आप उसको सरेंडर कर दो, या तो आप एक कंसेंट दे दो कि ये ब्रांड को कोई भी यूज करे, हमको कोई तकलीफ नहीं है. तो अनरजिस्टर्ड ब्रांड और जिन्होंने ब्रांड सरेंडर किया है उन लोगों को जीएसटी से बाहर किया गया था. सिंपल सा एग्जांपल है, मैं पतंजलि का आटा लेता हूं तो मुझे 5% जीएसटी लगता है, और अगर मैं किसी नॉन ब्रांडेड का आटा लेता हूं तो मुझे जीएसटी नहीं लगता है. सेम है, अगर मैं ब्रांडेड बासमती कोई अच्छी वाली चावल लेता हूं तो उसका मुझे टैक्स लगेगा और दूसरे में नहीं लगेगा. तो ऐसा रूल था. लेकिन इससे ये इशू आ रहा था कि कंपटीशन में जो बिग प्लेयर्स है, जो बड़े प्लेयर्स है, जो क्वालिटी देते हैं, they were coming out of market because people are preferring non-branded material as compared to branded material. तो रेट पैरिटी नहीं थी, टैक्सेशन में हार्मोनाइज सिस्टम नहीं हो रहा था. इसके लिए ही काउंसिल ने ये रिकमेंडेशन दिया है कि नाउ ब्रांडेड वर्ड शुड रिप्लेस विथ प्री पैक्ड एंड प्री लेबल्ड. अब प्री पैक्ड और प्री लेबल्ड के मीनिंग में क्या किया गया है? प्री लेबल्ड का मीनिंग ऐसा होता है कि जिस ब्रांड पे, जिस कमोडिटी पे पैकिंग पे, कमोडिटी की पैकिंग पे, कमोडिटी पे नहीं, कमोडिटी की पैकिंग पे कुछ भी लेबल लगा है, कुछ भी सिंबल लगा है, which gives the commodity as differentiate from other, चाहे वो काला घोड़ा, चाहे शूरवीर, चाहे महावीर, चाहे फेसबुक, कुछ भी नाम लिखा हो, whether it is registered under trademark or not registered under trademark, it is immaterial. But अगर वो labeled है, if it is a labeled which gives him a different identity than the others, then it will be taxable. Second, it must be pre-packed. अच्छा, प्री-पैक्ड का मीनिंग बहुत क्लियर, कंफ्यूजन होता है. मैं दुकान में गया, मैंने बोला 2 किलो चावल दो, उसने बड़े बोरे से निकाला और 2 किलो चावल मेरे को पैक करके दे दिया, ऊपर से वो मशीन की सील लगा दिया. तो क्या ये प्री-पैक्ड हो गया? क्या प्री-पैक्ड का मीनिंग यहाँ पे जो एक्ट में डिफाइन किया गया है, जिसमें लीगल एक्ट बताया गया उसने, कि यहाँ पे लेबल्ड में और इसमें दिया है कि जो रिटेल पैक के लिए यूज होगा, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, उसके हिसाब से. तो प्री पैक्ड यानी पैक्ड विदाउट द प्रेजेंस ऑफ परचेजर. जहां परचेजर के पैक किए बिना, बताए बिना अगर वो पैक किया हुआ है तो उसको प्री पैक माना जाएगा. हेलो, मीटिंग अटेंड करती है.
अकाउंट सेक्शन से मीटिंग है, ट्रेनिंग। मैडम कैन यू म्यूट देम प्लीज? If it's a pre-packed yes, sir, mute किया सर उनको। If goods are pre-packed and pre-labeled, now then it will be a GST component taxable. तो अब हर आटा, चावल, दाल, सभी चीजें जिसपे पैकिंग और लेबल्ड हो चुका है वो कवर्ड हो जाएगी। इसमें ये कुछ नहीं दिखाया गया कि वो पैक्ड कितने किलो का है, 1 किलो का, 2 किलो का कि 5 किलो का। अगर 25-25 किलो की जो बोरियां आती है दाल की और चावल की, जिसको कट्टा बोला जाता है, अगर वो भी उस पे भी लेबल लगा है तो आई होप दैट विल आल्सो बी कवर्ड, बिकॉज लॉ विथ लॉजिक। यहाँ लॉ विथ लॉजिक क्या बोलता है कि गवर्नमेंट वांट्स कि दे शुड बी एट पार विद ब्रांडेड, तो उसके हिसाब से ये कमोडिटी कवर होंगी। तो लॉट ऑफ न्यू कस्टमर, न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन विल बी देयर। द पीपल दोज हु आर नॉट रजिस्टर्ड, दे विल बी कवर्ड अंडर दिस। They will be covered for e-way bill, they will be covered for e-invoicing. All this thing will be new implication to the things. तो ये एक बड़ा है। इसके साथ में उन्होंने स्पेसिफिक किया है कि नॉट ओनली फूड ग्रेन बट प्री-लेबल्ड कर्ड, दही, लस्सी एंड बटर मिल्क, इन सबको भी कवर कर दिया गया है। दैट विल आल्सो बी कवर्ड अंडर जीएसटी। ये बड़ा करेक्शन उन्होंने कल बताया है। ये जो जितने भी रूल्स और रेट्स नोटिफिकेशंस है ये 18 जुलाई के से लागू होने वाले हैं। इससे पहले एक प्रॉपर सर्कुलर नोटिफिकेशन आ जाएंगे विद HSN वाइज, जिसमें जो जो रेट चेंज किए गए हैं वो। सेकेंड चेंज है ओयो रूम्स। ओयो रूम्स बहुत ज्यादा हो गए थे। होटल्स थी जहां 1000 रुपए से कम के इसमें टैक्स लग रहा था, टैक्स नहीं लगता था। ओयो रूम 1000 रुपए से कम में बुकिंग होती थी, तो इससे काफी रेवेन्यू का लॉस हो रहा था। तो इसको भी कवर कर दिया गया है। नाउ होटल accommodation where rates are below 1000, that will be again taxable. Then हॉस्पिटल भी अब कवर हो जाएंगे। हॉस्पिटल में रूम रेंट अदर देन ICU, अगर 5000 रुपए से ज्यादा का कोई हॉस्पिटल चार्ज करता है रूम रेंट, नॉट फॉर मेडिसिन, मेडिसिन और कंसल्टिंग नहीं है। अगर आप हॉस्पिटल का बिल देखेंगे तो उसमें रूम रेंट अलग होता है। तो ऐसे हॉस्पिटल जो 5000 रुपए से ज्यादा का रूम रेंट चार्ज कर रहे हैं, दैट विल बी कवर्ड अंडर GST एंड दे विल बी चार्ज GST। ये उनके लिए आ गया है। देन आइसक्रीम में काफी कंफ्यूजन था, एक 7 से 21-10 के बीच में वो 5 है कि 12 है। पहले में 5 है, बाद में 12 है। आइसक्रीम सर्विस होती है, उसको रैशनलाइज कर दिया गया है। देन एक एडवांस रूलिंग आई थी जो थोड़ी कंट्रोवर्शियल थी कि डेवलपमेंट ऑफ प्लॉट इज टैक्सेबल। रूलिंग में ये बात बताई गई थी कि प्लॉट लेने वाला जो रियल एस्टेट का काम करता है वो एकड़ से जगह लेता है, उसके बाद में उसमें प्लॉट गिनवाता है, रजिस्टर्ड करवाता है, फिर वहां पे वो बोरवेल करता है, फिर ड्रेनेज की सिस्टम करता है, फिर वो रोड की मार्किंग करता है, लेआउट को रजिस्टर्ड करता है। तो दैट विल बी अ डिफरेंट कमोडिटी एज कंपेयर टू व्हाट। तो जितना भी डेवलप्ड प्लॉट बेचा जाएगा वो टैक्सेबल होगा, ऐसी एडवांस रूलिंग आई थी। इसके बाद काफी बिल्डर्स पे काफी नोटिसेस हुए, काफी इश्यूज कंट्रोवर्शियल चल रहे थे। तो इसमें ये चीज बहुत क्लियर कर दी गई है। लैंड डेवलपमेंट आर sale of land after leveling, laying down the drainage line, etc. is the sale of land only, that will be not covered under GST। ये बहुत बढ़िया क्लैरिफिकेशन आ गया। ई कॉमर्स के लिए काफी अच्छा क्लैरिफिकेशन आया। ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइक जोमेटो या जितने भी हम लोग अमेजोन के थ्रू, अगर कोई दुकानदार है वो अमेजोन के थ्रू बेचता है, तो उसका एक नियम था कि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेच रहे हैं या ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। सेक्शन 24 में कंपलसरी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन था, तो उसको अब छोड़ दिया गया है। उसमें दोनों कंडीशंस अपनी आ गई है कि अगर वो इंटरस्टेट करेंगे तो टैक्स लेना पड़ेगा,
या थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर जाएंगे तो लेना पड़ेगा। तो एनी पर्सन नाउ कैन टेक थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर में, और अगर वो विद इन स्टेट कर रहे हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा कर रहे हैं और विद इन स्टेट कर रहे हैं तो दे कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर अ कंपोजिशन स्कीम। ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स और ई-कॉमर्स ट्रेडर्स नाउ अलाउड फॉर कंपोजिशन ऑल्सो, बट विथ अ कंडीशन कि इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करेंगे, जो कंपोजिशन में आज भी रिस्ट्रिक्शंस अवेलेबल है। इसके अलावा करेक्शंस आया है इन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रिफंड। आप लोग सब लोग रिफंड को प्रोसेस करते हैं, उसमें एक पॉइंट हमेशा आता है कि रिफंड देना है इन्वर्टेड ड्यूटी का। भाई 12 का रेट ऑफ टैक्स लग के आया और पार्टी ने उसको 5 में माल बेचा, इनपुट रेट इज हायर देन द आउटपुट रेट, तो इसमें क्या टैक्स देने का? तो सभी लोग इसमें कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज इसको काउंट नहीं करते थे, सिर्फ इनपुट गुड्स माना गया था कि मेरा 18% का रेट ऑफ टैक्स का इनपुट था। मैंने एग्जांपल लिया, मैंने शक्कर लिया, मैंने दूध लिया, मैंने पीला कलर लिया, ये सब 18% का रेट है और इसको मैंने बना के बेच दिया फ्रूटी करके, जिसका रेट 5% है। Where input rate is higher than the output rate, then I am eligible to claim the refund under inverted duty structure। तो इसमें इनपुट सर्विसेज नहीं आती थी और साथ में कैपिटल गुड्स नहीं आता था। तो अब उन्होंने चेंज किया है कि इनपुट सर्विसेज विल बी काउंट एज इनपुट गुड्स। तो अगर किसी ने इनपुट सर्विस लिया है, लाइक आई एम सेइंग कि बिल्डर है, या बिल्डर तो नहीं बोलूंगा, चलो जिसको भी आईटीसी मिलता है और उसने किसी आर्किटेक्ट की सर्विस लिया है, तो आर्किटेक्ट का सर्विस का रेट 18% है और उसकी कमोडिटी का रेट है 5%, तो ही विल बी एलिजिबल टू क्लेम द रिफंड फॉर आर्किटेक्ट सर्विसेज बिकॉज दैट इज इनपुट सर्विसेज, सर्विसेज बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर्विसेज बाय बैंक लाइक लोन प्रोसेसिंग फीस, दैट इज ऑल्सो इनपुट सर्विस। तो इस पे भी जो लगने वाला टैक्स है, इफ इट इज एट हायर रेट देन द आउटपुट रेट, तो आप उसमें भी रिफंड क्लेम कर सकते। नाउ इनपुट गुड्स एंड इनपुट सर्विस बोथ विल बी क्लब फॉर कैलकुलेटिंग द इन्वर्टेड ड्यूटी रिफंड। ना रिवाइज फॉर्मूला इज ऑलरेडी बीइंग फ्रेम्ड एंड दैट इज बीइंग देयर। सेकेंड, हम सबका प्यारा सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 जो फाइनेंस एक्ट में क्लॉज नंबर 110 में आया था, कि क्लॉज नंबर 110 111 में आया था कि इंटरेस्ट विल बी लायबल ऑन नेट आईटीसी यूटिलाइज रेदर देन ग्रॉस आईटीसी। तो अगर आपने आईटीसी यूटिलाइज कितना किया है, अवेल्ड किया है, उस पे नहीं है। ये रूल आ गया था, फाइनेंस एक्ट भी बन गया, सब आ गया, बट उसमें एक छोटी सी लिखी थी कि इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड इन अ मैनर प्रिस्क्राइब्ड। द मैनर इज येट टू प्रिस्क्राइब कि कैसा लगेगा। अगर एक महीने में क्रेडिट कम हुआ, अगले महीने में फिर क्रेडिट बढ़ गया, फिर उसके बाद फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, तो यूटिलाइज कब माना जाएगा और कितना अमाउंट यूटिलाइज माना जाएगा, तो उस चीज को उन्होंने क्लियर कर दिया। इसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि प्लीज इसको क्लॉज सी ऑफ 110 सी एंड 110 एंड 111 जो 50 सबसेक्शन 3 का क्लॉज है, उसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट किया जाए। और ये मैकेनिज्म को करने से बहुत सारे लिटिगेशन इश्यूज खत्म हो जाएंगे, बिकॉज यू हैव रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडेड द एक्ट कि लगेगा तो इंटरेस्ट इतने पे ही लगेगा, लेकिन वो कैसे लगेगा ये डिसाइड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे पार्ट यूटिलाइज है और पार्ट जहाँ कुछ भी आईटीसी यूटिलाइज Sir, please unmute yourself, sir. Yes, okay. Sir, Audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो जो मैं बता रहा था क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 110 111 ऑफ द फाइनेंस एक्ट, इसके लिए टू बी नोटिफाइड करने के लिए रिकमेंडेशन गया है कि इसको जल्द से जल्द लागू की जाए। इसमें एक और था कि आईजीएस
CGST and IGST balance can be transferred from one person to one GSTN to another GSTN having the same PAN, इसको भी लागू किया जाए जिससे कैश लेजर का बैलेंस अगर पार्टी के पास है तो वो ट्रांसफर हो सके, ऐसा वो बताया गया है कि उस चीज को इम्प्लीमेंट जल्द से जल्द किया जाए। इससे जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आईटीसी इंटरेस्ट का है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में कुछ एक छोटा सा रिलैक्सेशन कंपोजिशन डीलर के लिए दिया था कि GSTR 4 इसको एक्सटेंड किया जाए, जो 30 अप्रैल था उसको 30/6 किया था, 30/6 को 28/7 किया जाए, जिससे कि जो GSTR 4 है वो प्रॉपरली लोगों का फाइल्ड हो सके। हम लोग पहले भी देख रहे हैं कि लोगों को पुराने GSTR 4 पे भी 10-10 हज़ार की पेनल्टी लग रही है, इसके लिए भी काफी वेवर का गया हुआ है, बट दैट हैज नॉट बीन कंसिडर्ड। हाँ, इतना कंसिडर्ड हुआ है कि 21-22 के लिए जो 30/6 की ड्यू डेट थी इसको बढ़ा के 28/7 किया जाए। CMP 08 कंपोजिशन डीलर के लिए जो क्वार्टरली पेमेंट ऑप्शन है उसको फॉर द जून क्वार्टर 18/7 की जगह पे 31/7 कर दिया जाए। ये सब रिकमेंडेशन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सब किया जाए ऐसा बोला गया है। 90% ऐसा होता है कि all recommendations are getting converted into notifications, but sometimes it happens कि recommendations are not getting converted। तो प्लीज जब तक के नोटिफाइड नहीं हो जाते तब तक के कोई भी फर्म ओपिनियन मत दीजिए। बट हाँ, जो प्रेस रिलीज है इसको हम बता सकते हैं कि हाँ, इट इज द इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट नाउ, ये अब गवर्नमेंट का इंटेंशन है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये लागू हो जाएगा। इसके बाद में अगेन एनुअल रिटर्न के लिए एग्जम्पशन जो 17-18 से आज तक के चलता आ रहा है कि इफ योर एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर दैट इज अ पैन बेस्ड टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर is not exceeding ₹2 crore, then you are not required to file GSTR 9A। 9A तो लगेगा ही नहीं क्योंकि 2 करोड़ के ऊपर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंपोजिशन ही 1.5 करोड़ की लिमिट का है। तो अगर 1.5 करोड़ की लिमिट वाला है तो वो 2 करोड़ जाएगा कैसे? तो वो तो क्लियर कट है। 9A इज प्योरली एग्जम्प्टेड नाउ, उसको कोई रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई लेट फी नहीं, कोई फाइन नहीं, क्योंकि वो क्लियर कट एग्जम्प्ट किया गया है। It is not the conditional waived, it is exempt। Then duty credit scripts जैसे एक्सपोर्ट लाइसेंस होते हैं, इसको बेचने पे आपको ITC रिवर्सल नहीं करना है। That is a exempt supply, but that will not be attract ITC reversal. It will be same treated like high seas sale। high seas sale में भी हम लोग इंडिया में माल नहीं लाते हैं, इंडिया के बाहर टेरिटरी में ही किसी और को बेच देते हैं, और वो बंदा जिसको हमने बेचा है वो इंडिया में लाता है। तो हमने जब उसको बाहर बेचा है तो उसके लिए एक्सपोर्ट है वो हमारे लिए, उसको हाई सी सेल बोला जाता है। वो इंडिया में माल आ रहा है इसलिए एक्सपोर्ट नहीं होगा, टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि इंडिया में ट्रेड नहीं हुआ, तो ये एक प्रकार से एग्जम्प्ट है। बट इस एग्जम्पशन के पीछे में ITC रिवर्सल नहीं होता है। सेम उसी तरह से ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स, इसके ऊपर में भी ये चीज नहीं लगेगी। एक डाउट्स बहुत सारे लोगों के थे कि सरकार ने रिलैक्सेशन दिया था बहुत सारी चीजों के लिए कि 2 साल का पीरियड काउंट ना किया जाए, ये ना किया जाए। हम लोगों को काफी वर्क प्रेशर हो गया था कि अभी हमारे को 17-18 के असेसमेंट कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। शायद 2-4 दिन पहले मैंने भी ये सर्कुलेट किया था कि 17-18 के असेसमेंट कंप्लीट करने की डेट बोलो तो, शो कॉज नोटिस निकालने की डेट बोलो तो नवंबर तक की ही है क्योंकि 7 फरवरी 2020 से लेके 3 साल अंडर सेक्शन 73 3 साल के अंदर आपको असेसमेंट करके देना जरूरी होता था। तो नवंबर तक के शो कॉस्ट निकालना जरूरी है, ऑडिट करके असेस कंप्लीट करना जरूरी है। तो इस बात पे सरकार ने आपकी बात सुन ली है। असेसमेंट पीरियड फॉर कंप्लीटिंग फॉर 17-18 इट इज बीइंग एक्सटेंडेड टू 30 सितंबर 2023। 30 सितंबर 2023 के हो गया है, यानी कि शो कॉस्ट आप 30 जून 2023 तक निकाल सकते हैं। दिस इज फॉर सेक्शन 73। और सेम वे रिफंड के लिए भी है कि रिफंड के इसमें भी ये 2 साल के पीरियड काउंट नहीं होंगे। तो किसी की अगर पुरानी रिफंड एप्लीकेशन है तो वो जो ये पीरियड में स्पेसिफिक पीरियड है 1/3/20 से 28/2/22,
ये पीरियड काउंट नहीं होंगे, तो 2 साल वहां से काउंट होंगे। अगर किसी का फरवरी 20 का था तो उसके लिए यानी 22 से लेके 2024 तक के वो रिफंड की एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऐसा उसका मैकेनिज्म आ गया है। बहुत अच्छी चीज बताई है। सेकेंडली GTA गुड्स, अपना जो बोला था गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ये लोगों के पास एक ऑप्शन होता है कि दे कैन चार्ज RCM एंड सप्लाई दैट डीलर इज पेइंग RCM, और जो वो खुद चार्ज करे 12% फॉरवर्ड में एंड क्लेम द ITC। तो इस चीज के लिए उन्होंने एक अच्छा सुधार बताया है कि नाउ आज के बाद में एवरी GTA, हर GTA के पास एक ऑप्शन रहेगा कि वो या तो 5% RCM या तो 12% फॉरवर्ड चार्ज he can choose at the beginning of financial year just like a composition dealer। तो हो सकता है जिसको आप असेस कर रहे हैं वो एक साल में RCM में हो, अगले साल में फॉरवर्ड में हो, फिर RCM में हो, तो ये नथिंग बट आप लोगों के कंप्लायंसेस बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली GTA के पास ITC होता है कैपिटल गुड्स का। वो ट्रक खरीदता है तो वो ट्रक खरीदेगा तो उसको ट्रक का ITC लेना है, तो जब ट्रक का ITC लेना है तो वो 12% क्राइटेरिया में चले जाएगा। फिर वो ट्रक का ITC अगर खत्म हो जाएगा देन ही विल प्लान कि ही विल शिफ्ट टू RCM। तो यहाँ आपको असेसमेंट करते वक्त में बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि अगर कोई डीलर माइग्रेट होता है फॉरवर्ड टू RCM where he is not liable for tax, then he must reverse the ITC for capital goods, keeping the life of the asset as 5 year, eligible only if the assets are used for business for 5 years। अगर किसी ने एक साल में ट्रक खरीदा और बाद में वो माइग्रेट हो गया RCM में, तो he must reverse the 80% of ITC, क्योंकि एक साल ही एसेट यूज किया, बैलेंस 4 ईयर में he is going for RCM, then he will have to तो आया तो अपने को लाके दिया है कि क्या है क्या नहीं। then we are getting one more issue। एक काफी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ रहा है जो सब लोगों के लिए देखना पड़ेगा। स्टोरेज एंड वेयर हाउसेस ऑफ कमोडिटीज विच अट्रैक्ट टैक्स लाइक नट्स, स्पाइसेस, कोपरा, जिगरी, कॉटन हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम एग्जम्पशन लिस्ट। अब स्टोरेज ऑफ ये सब कमोडिटी को भी टैक्सेबल कर दिया गया है, इनका वेयर हाउसिंग टैक्सेबल हो जाएगा। अगर वेयर हाउस वाला अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के साथ दूसरे प्रोडक्ट भी स्टोर करता है जो टैक्सेबल है, तो उनके लिए ये सब टैक्सेबल हो जाएगा एंड ही मस्ट टेक केयर। देन फॉर अ बैड न्यूज फॉर लेडीज दैट डायमंड्स, कर्ट्स डायमंड, the rate of tax has increased from 0.25 to 1.5%. So all lady members, those who are attending, they must approach to husband to give them a gift as soon as possible, because from 18 July the rate of GST on diamond is going to increase from 0.25 to 1.5, 6 times बढ़ रहा है। तो इस चीज को केयर कर लीजिए और जल्दी जल्दी डायमंड्स परचेज कर लीजिए। एक और बीच में न्यूज आई थी, जस्ट अदरवाइज आई एम सेइंग कि एक न्यूज आई थी कि गोल्ड ज्वेलरी डायमंड पे ई-वे बिल एप्लीकेबल हो जाएगा। ये चीज लागू नहीं की गई है जो बताई गई थी। अगर ये हो जाता तो एक वो पिक्चर का डायलॉग मुझे याद आता था, रॉबर्ट मेरा सोना यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो सारे ऑफिसर्स को सबको ट्रैक रहता था कि इतना सोना यहाँ से निकल के यहाँ जा रहा है, तो शायद उसी चीज को सिक्रेसी मेंटेन करते हुए अभी ये बिल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है कि ई-वे बिल ऑन ज्वेलरी एंड डायमंड्स विल बी एप्लीकेबल। अभी वो चीज नहीं हुई है। एक और पॉइंट सब जगह आया था कि ट्राइब्यूनल बनेगा, उसका कुछ भी नहीं आया। देयर वाज अ रूमर दैट E3B विल बी अलाउड अमेंडमेंट, 3B अमेंडमेंट किए जाएंगे। तो इसके लिए सरकार ने बहुत प्यारा पॉलिटिकल गेम खेल दिया है कि इट विल बी पुट इन अ पब्लिक फॉर सजेशंस, यानी लोगों से सलाह ली जाएंगी कैसे किया जाए, क्या किया जाए, देन इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। इन शॉर्ट दैट हैज गॉन टू अ बॉक्स
which is not going to implement now. Then a bad news that government contractor जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं गवर्नमेंट के लिए, पहले 1 जनवरी 2021 से ये नियम आया था कि जो गवर्नमेंट कंपनी है लाइक HPCL, BPCL, SBI और वेयर गवर्नमेंट इज अ शेयर होल्डर, अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर उनको सर्विस प्रोवाइड करता है तो 18% और अगर गवर्नमेंट को करता है तो 12%, विच इंक्लूड PWD, रेलवे, इन सबको करता है तो वो 12% स्टेक रहेगा. बट नाउ दैट हैज अगेन रिमूव्ड, नाउ दे आर एट पार. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अब किसी को भी सप्लाई होगा वो 18% रहेगा. तो सारे रेट एस्केलेशंस और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के इश्यूज आएंगे that they have agreed for terms at a rate of 12 and now then government is starting कि इस पे 18% rate of tax charge किया जाए with effect from 18 July 2022. So it is again a challenge कि how to resolve this. We always recommend कि rate change should be from a specific date, that will be a month end, quarter end and the best is new financial year. ये बीच की डेट से रेट चेंज करना आप लोगों के लिए, एंड वी ऑल्सो हैव अ प्रॉब्लम कि वो डेट तक के बिलिंग यहाँ करना फिर उधर करना, थोड़ा सभी लोगों को तकलीफ आती है कि वो याद रखना. लाइक RCM 1/7 से 13/10, रॉ कॉटन 15/11, GTA 22/8, अलग अलग डेट्स पे अलग अलग नोटिफिकेशंस लाके कमोडिटी को टैक्स फ्री या टैक्सेबल बनाया गया है, या रेट चेंज किए गए हैं या रेट कम किए गए हैं. तो इट इज ऑलवेज बीइंग रिकमेंडेड दैट इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम अ सर्टेन डेट लाइक मंथ एंड, क्वार्टर एंड और ईयर एंड. बट इट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेवेन्यू का कॉल है, तो इट इज बीइंग वॉट एवर इज रिकमेंडेड. आई एम कंफर्मिंग कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे 12 से 18 का रिकमेंडेशन गया है. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज कंटेनिंग अर्थवर्क है तो वहां पे 5 से 12 किया गया है. तो रोड्स के लिए पहले एग्जम्पशन था, स्पेसिफिक था कि रोड कोई किसी के लिए भी बनाए, रोड, ब्रिज, कैनल, दैट वी आर अट्रैक्टिंग 12%. नाउ दैट हैज अगेन बीन मूव टू 18%. इससे नॉट ओनली द कॉन्ट्रैक्टर बट ऑल्सो सब कॉन्ट्रैक्टर ऑफ दिस डीलर, दिस थिंग दैट विल बी अगेन एट द रेट ऑफ सेम थिंग 18%. कुछ चीजों के रेट ऑफ टैक्स बढ़ाए गए हैं, वो आप लोगों को दिख जाएंगे, विच इंक्लूड पेंसिल, शार्पनर, ब्लेड, स्पून, फोक, बहुत सारी चीजें थी. इट इज नॉट थिंग. एक रेंटिंग ऑफ ट्रक कैरेज जिसमें इंक्लूड है, उसमें 18 की जगह 12 किया गया है. हाँ, एक अच्छा नई चीज आपके लिए समझ में आएंगी कि रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी टू अ रेसिडेंशियल इज नाउ एग्जम्प्ट. रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर मैं किराए पे देता हूं और वो रजिस्टर्ड पर्सन को भी देता हूं तो भी वो एग्जम्प्ट है, क्योंकि मेरी वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी थी. मेरा घर था, मैंने कंपनी को दिया, कंपनी ने अपने गेस्ट हाउस बनाया या अपने डायरेक्टर को दिया या अपने एम्प्लॉयज के लिए बनाया, कुछ भी किया. फॉर मी इट इज अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एंड द यूज इज ऑल्सो रेसिडेंशियल, तो इट वॉज एग्जम्प्ट. बट नाउ इट इज नॉट. नाउ इट इज सेज that renting of residential property is taxable if it is given to a registered person. Registered person को residential property दी गई है यानी अब वो taxable हो गई. तो अब आपको ये देखना रहेगा कि इंडिविजुअल फाइलों में या जो आपके पास ऑडिट स्क्रूटनी आएंगी इसके बाद में कि उस बंदे को कोई रेंट की इनकम है क्या. ITR में अगर रेसिडेंशियल इनकम है, रेंट की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, then you must take care that he must charge GST if the renting is given to a person registered. अब दुकानदार, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, मेरी कपड़े की दुकान है, मैं दुकान पे था, मैंने एक घर किराए पे लिया है, और मैं किराया उसका दे रहा हूं. तो वो जो किराए का घर है उस पे भी मुझे GST लगाएगा क्या वेंडर, क्योंकि ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी तो है और उसने भी एक रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है, यूज भी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए हो रहा है. तो वेदर इट विल बी टैक्सेबल और नॉट,
I hope there will be a clarity कि if it is the expenditures is booked in the business, then it should be taxable, otherwise not. अब ये clarity आने की है, but rule बोलता है कि renting of residential dwelling to a business entity in bracket registered person will be chargeable. Exemption there is withdrawn. That means guest house if provided to business unit now will be taxable. तो ये थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल करने वाला आपके लिए काम आ जाएगा. दिस इज व्हाट सम ऑफ द एग्जम्पशंस. कुछ और अच्छी चीजों पे कवर किया इन्होंने कि 3B की रिपोर्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए. हम लोग इंटरस्टेट सेल देते हैं तो किस स्टेट को सेल किए वो नहीं दिखाते. आईटीसी रिवर्सल को रिवर्सल कॉलम में नहीं दिखाते, नेट आईटीसी रिपोर्ट करते हैं. तो इस चीज के लिए एम्फेसाइज किया गया है कि ये रूल्स बनेंगे. रूल्स शुड फ्रेम दैट आईटीसी रिवर्सल शुड बी रिपोर्टेड इन रिवर्स कॉलम ओनली. इफ यू आर सेलिंग इंटरस्टेट सेल देन यू मस्ट रिपोर्ट इन विच स्टेट, फॉर विच स्टेट यू आर कलेक्टिंग द आईजीएसटी. तो ऐसे बहुत सारे रिकमेंडेशंस है. टोटल 9 पेज की प्रेस रिलीज आई है. आई ट्राइज कि एक 20-25 मिनट में, आधे घंटे में आपको कवर करूं, जिससे एटलीस्ट यू विल नो समथिंग अबाउट दिस yesterday event. I am not saying that it will be covered in fully. It will itself take a session for 3 hours. But एक आधे घंटे में आप लोगों को बताना था कि काउंसिल ने क्या बताया है जो आप लोगों को आना चाहिए. Now I am coming to the topic for the day. काय चेंजेस झाले ना ते सगळं सांगितलं काउन्सिलने. काही बॅलन्स शीटचं अनालिसिस कसं करायचं आहे वही कर रहा हूं सर, वही कर रहा हूं. आई एम कमिंग द सेम टॉपिक, एनालिसिस ऑफ द बैलेंस शीट. फ्रेंड्स, बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट इज नथिंग बट एक ऑर्गेनाइजेशन की इमेज हमको दिखती है. बैलेंस शीट कभी भी कोई फॉर द पीरियड नहीं होती है. इट इज ऑलवेज बीइंग एज ऑन डेट. एक तारीख को, कोई भी एक तारीख को उस डेट की पोजीशन क्या है वो बताती है. बैलेंस शीट डज नॉट गिव्स अ ट्रांजैक्शन डिटेल कि यहाँ था, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, कुछ नहीं. आज के डेट का सम अप क्या है वो है. जैसे आप शाम को घर पे गए और आपसे घर पे पूछा कि आज क्या हुआ, तो अगर आप ये जवाब देते हो कि अभी मेरी जेब में 40 रुपए है और 2 चाय की पत्ती है और ये सामान है, तो दिस इज योर बैलेंस शीट. Balance sheet shows the outcome result of any event happened. तो इसमें बेसिकली तीन चीज को इसमें कवर किया जाता है. बैलेंस शीट हैज अ 3 थिंग्स व्हाट यू मस्ट नो कि बैलेंस शीट में एसेट्स, लायबिलिटी एंड इक्विटी. एसेट्स मीन्स हर वो चीज जो आपकी है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट which is your belongings, जिस पे आपका हक है, वो सब चीजें आपकी एसेट्स मानी जाती है. जो चीजें आपको देना है, आज देना है, कल देना है या परसों देना है, the things which you need to pay is your liability. Then equity is the contribution made by you. आपने अपनी जेब से क्या लगाया था, इसको बोला जाता है इक्विटी. तो ये 3 पार्ट्स को बैलेंस शीट डिफाइन करती है. व्हाट इज योर एसेट्स, व्हाट इज योर लायबिलिटीज, व्हाट इज योर इक्विटी. एक फॉर्मेट्स को मैं छोटा सा डिफाइन करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे. पहली बात तो ये चीज को हमेशा ध्यान दीजिए, बैलेंस शीट ऑलवेज रिफ्लेक्ट 2 ईयर फिगर. तो 2 ईयर फिगर में एक कंपैरिजन मालूम पड़ता है. एनालिसिस हमको आना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग की क्या हुआ है ट्रांजैक्शंस में. लाइक शेयर कैपिटल, पहले शेयर कैपिटल, दिस इज द इक्विटीज पोर्शन आर द शेयर कैपिटल फंड या प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट. ये चीज दिखाती है इसमें एज कंपेयर टू लास्ट ईयर व्हाट हैज चेंज. अगर पहले मेरा कैपिटल 1 लाख रुपया था, आज वो अगर 1,20,000 हो गया है, तो डेफिनेटली हमको ये समझना है कि ये 1,20,000 कहाँ से हुआ होगा. एक जो इसने कुछ पैसे कमाए वो इसकी लागत में बढ़ गए होंगे. व्हाट इज नाउ
his own property, it is not the assets, it is the owner's property. ओनर का हिस्सा है, ओनर के हिस्से में जो प्रॉफिट अर्न हुआ वो जाता है, प्लस क्या इसने खुद कोई पैसा और कंट्रीब्यूट किया क्या, वो हो सकता है, कुछ पब्लिकली पैसा लाया क्या, शेयर कैपिटल्स बॉट किया क्या, या मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट. तो चेंजेस इन इक्विटी एज कंपेयर टू लास्ट ईयर रिफ्लेक्ट्स थ्री थिंग्स. प्रॉफिट डन ड्यूरिंग द ईयर, दैट्स द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, इट इज नोन एज रिजर्व्स एंड सरप्लस में चेंज हुआ है वो. एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट, देन रिडक्शन, अगर कम हुआ है तो रिडक्शन भी हो सकता है. तो ये तीन चीजें इससे हमारे को समझ में आती है, चेंजेस इन शेयर कैपिटल. अब अगर मैं प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट देखूंगा, किसी व्यापारी की, प्रोप्राइटर की, ये कंपनी की बता रहा हूं मैं, सेम अगर प्रोप्राइटर की कैपिटल देखूंगा तो उससे मुझे ये समझ में आएगा कि कुछ पैसा इनकम डायरेक्टली अगर कैपिटल में क्रेडिट हो गई है तो वो चीज हमको देखना है. लाइक एग्जांपल, आई एम सेलिंग कि एक इंश्योरेंस क्लेम मेरे को मिला, या ऐसा कुछ पैसा आया जो मेरे बिजनेस अकाउंट में आया, बट इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज डायरेक्टली क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट. तो वो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो कैपिटल अकाउंट में एडिशन हुआ है, इसमें जो प्रॉफिट्स आया है ये प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू ही आना चाहिए. If other than profit and loss account any credits are there, then we need to check the taxability of nature, कि वो क्रेडिट किस चीज का है. Like rent received directly credited to capital account, dividend received directly credited to capital account. Instead of bringing it to the profit and loss account, वो वहां लेके गए. तो changes in equity will give you three factor: profit earned, capital introduced, capital withdrawal. तो ये चीज आपको समझना है, और इसी में इसके पीछे नोट्स होते हैं. जैसे ये इक्विटी है ना, ये देखिए आपको नोट नंबर दिख रहा है, तो ये नोट नंबर में इसके पीछे डिस्क्राइब नोट्स होते हैं जिसमें ये डिस्क्रिप्शन दिया जाता है. ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशन शेयर कॉल्ड या कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर प्रोप्राइटर, देन डायरेक्ट इनकम, देन क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन any amount withdrawal for personal expenditure, dividend और minority interest. अगर ऐसा कुछ पैसा निकला है तो वो जाता है. तो ये आपको समझेगा पहले पॉइंट से. This is known as equity. Now coming to the second point is liability. I am saying three part: liability, equity, liabilities, and then assets. Liability is further classified into two categories. One is current liabilities, one is non-current liabilities. Current liability का मीनिंग क्या होता है? सीधी सी भाषा में, हर वो लाइबिलिटी, हर वो देनदारी जो मुझे साल के 12 महीने के आगे के 12 महीने में चुकानी है, वो मेरी करंट लाइबिलिटी रहेगी. अगर इसमें मुझे ये चीज बहुत, यानी इट इज नॉट अ डायरेक्टली टैक्स रिलेटेड कंप्लायंसेस, बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैलेंस शीट सेज कि कंपनी की पोजीशन कितनी है. अगर करंट लायबिलिटी बढ़ती जा रही है, यानी कंपनी को पैसा बहुत सारा है जो जल्दी में चुकाना है, और उसके अगेंस्ट में अगर करंट एसेट्स नहीं है, यानी आने वाले पैसे नहीं है, तो इसका मीनिंग हो रहा है कि कंपनी धीरे 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 गड्ढे में जा रही है. इसके लिए एक रेशो का भी एनालिसिस होता है, करंट रेशो. करंट रेशो होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, यानी करंट एसेट्स के बाजू में करंट लायबिलिटी. करंट एसेट्स मेरी 100 है, करंट लायबिलिटी 100 है, बिजनेस 100 एंड 100 है, 100 है. करंट एसेट्स 150 है, करंट लायबिलिटी 100 है, मेरा बिजनेस गुड है. Because my current ratio is more than 1, means I have more assets जो मुझे पैसा जल्दी आने वाला है, और उसके अगेंस्ट में मुझे जल्दी वाली लायबिलिटी नहीं है. तो I have a surplus cash to do any actions in business. मुझे बिजनेस एक्सपांड करने के लिए मेरे प्रॉफिट्स में है,
कोई भी अनसर्टेनिटी आती है तो मेरे पास करंट एसेट्स है, मैं जिसको लिक्विडेट कर सकता हूं। आज हमारे भी घर में हम व्यक्तिगत लाइफ में भी देखते हैं कि अगर मुझे मेरे बच्चे का एडमिशन करवाना है या शादी करना है या घर का वास्तु करना है या कुछ ऐसी चीज खर्चा करनी है, तो मुझे पहले वो देखना पड़ता है कि ये खर्चा तो मेरा करंट लायबिलिटी में आ गया क्योंकि शादी की तारीख फिक्स हो गई है, एडमिशन की डेट फिक्स हो गई है, बट अगर वो करंट एसेट्स नहीं है तो मेरा भी जो पर्सनल लाइफ का बैलेंस शीट वो इनबैलेंस हो जाएगा। आने वाला पैसा 6 महीने बाद है और जाने वाला तो आज ही है। फिर क्या करना पड़ेगा? मुझे उधारी लेना पड़ेगा, मेरा धंधा ठीक नहीं चलेगा, मेरी इमेज खराब होगी। हो सकता है अगर मुझे उधारी ना मिले तो मैं मेरी करंट लायबिलिटी ना पे कर पाऊं और से एक ब्रांडिंग में इमेज खराब होगी और धीरे धीरे हो सकता है कंपनी डूब भी जाए। तो ये इंपॉर्टेंस है कि करंट लायबिलिटी एज कंपेयर टू लास्ट ईयर व्हाट इज मूव्ड, क्या बढ़ गई है। इसमें आपको एक चीज देखना जरूरी है कि करंट लायबिलिटी शुड इंक्लूड टैक्स पेएबल। हमारी जीएसटी की जितनी भी लायबिलिटी है वो सब करंट लायबिलिटी में आनी चाहिए। इनकम टैक्स पेएबल, इलेक्ट्रिसिटी पेएबल, टेलीफोन चार्जेस पेएबल, जितने भी पेएबल्स है, स्टैट्यूटरी गवर्निंग बॉडीज की ऑथोरिटीज है, वो सब के सब इसमें आनी चाहिए। एक पॉइंट। सेकेंड, करंट लायबिलिटी से आपको नॉन करंट में जाना है तो नॉन करंट में करंट लायबिलिटी का मीनिंग समझ गया, एनी लायबिलिटी विच इज पेएबल इन 1 ईयर इज करंट लायबिलिटी। So what is a non-current liability? A liability which is not a current liability is a non-current liability, and a liability payable after 1 year is non-current liability. अच्छा, non-current liability में क्या हो गया कि जो मुझे 1 साल बाद पे करना है, इसमें नॉर्मली होता है आपकी टर्म लोन्स, आपने एक बिजनेस लोन लिया है, हाउसिंग लोन लिया है, जो मुझे 12 साल में पे करना है। तो इस 12 साल में जो पे करना है उसमें से जो 1 साल में पे करना है पहले, दैट विल बी नोन एज करंट लायबिलिटी, और जो 11 साल है बचा हुआ पोर्शन है वो जाएगा मेरा नॉन करंट लायबिलिटी में। ये हो जाएगा। यहां तक के तो ठीक है। करंट लायबिलिटी में क्या देखना चाहिए हमने देख लिया कि ऑल माय स्टैट्यूटरी पेएबल्स या जो भी ऐसी कोई मेरी टर्म्स के इंस्टॉलमेंट है या जो क्रेडिटर्स है कंज्यूमेबल्स के, वो सब इधर आने चाहिए। अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आप लोगों ने क्या देखना चाहिए? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आपने ये देखना चाहिए उसकी लिस्ट में कि इसमें कोई ऐसी लायबिलिटी तो नहीं है जो क्रेडिटर नेचर की है। अगर वो क्रेडिटर नेचर की है तो उसमें क्या समझ में आ रहा, हमारे में 16(2) में कंडीशन है आईटीसी क्लेम करने की कि द पेमेंट टू क्रेडिटर शुड बी डन विद इन 180 days, एल्स आईटीसी इज नॉट अलाउड। तो यहां पे आपको दिखेगा कि अगर नॉन करंट लायबिलिटी में कोई क्रेडिटर दिख रहा है, मींस ऑडिटर इज सर्टिफाइंग दैट इट इज पेएबल आफ्टर 12 मंथ, यानी ये तो 180 days से ज्यादा का आउटस्टैंडिंग हो गया। तो द डीलर शुड नॉट क्लेम आईटीसी, you should ask the party to give the ledger of this party। इसका आपने आईटीसी तो क्लेम नहीं कर लिया, या जीएसटीआर 2A में इसको चेक करो, पार्टी से आईटीसी रजिस्टर बुलाओ कि इसने जो आईटीसी कहीं इस आइटम पे आईटीसी तो नहीं ले लिया। वो चीज को आपको देखना है कि नॉन करंट लायबिलिटीज शुड नॉट इंक्लूड एनी सच नेचर ऑन विच यू हैव क्लेम द आईटीसी, एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में ये इंश्योर करना चाहिए कि कंपनी के पास उतनी एसेट्स है कि नहीं। बैलेंस शीट समझते वक्त में ये चीज प्यार से देखिए कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्योंकि डेफिनेट है, उसके जो शेड्यूल्स है नॉर्मली अगर हम आगे डिटेल देखेंगे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का जो नोट्स होता है उसमें लिखा जाता है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आर फ्रॉम बैंक, फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फ्रॉम डेफरमेंट, जो हमारे डेफरमेंट के लोन्स होते हैं या जो हम सेल टैक्स में डेफरमेंट देते हैं, इसमें उस कंपनी ने उसको लॉन्ग टर्म में लायबिलिटी दिखाना चाहिए। बट कौन सा? जो ये 12 महीने में पेएबल नहीं है वो।
जो इंस्टॉलमेंट 12 महीने में पेएबल है डेफरमेंट की, उसको सेल टैक्स पेएबल में कन्वर्ट हो जाना चाहिए करंट लायबिलिटी। तो जब आप 2 साल का फिगर देखेंगे तो 2 साल में अगर आप डेफरमेंट लायबिलिटी देखेंगे तो ये उतनी कन्वर्ट होनी चाहिए करंट लायबिलिटी में, और करंट लायबिलिटी में भी पुराने साल से कम होनी चाहिए। जैसे पुराने साल का डेफरमेंट का करंट ईयर का पेएबल 10 लाख रुपए था, तो इस बार में वो जीरो होते हुए नया 10 लाख का चढ़ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो 10 से 20 हो जाए, क्योंकि वो 10 से 20 हो गया इसका मतलब है कि पहले वाला भी 10 पे नहीं हुआ। सेकेंडली, जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में डेफरमेंट का फिगर है वो 100 से 90 हो जाना चाहिए और 90 से 80 होना चाहिए। अगर वो 90 ही है, इसका मतलब है कि कंपनी ने सेल टैक्स डेफरमेंट का प्लानिंग ही नहीं किया है पेमेंट करने का। उन्होंने इस चीज को शॉर्ट टर्म लायबिलिटी माना ही नहीं है कि दिस इज अ पेएबल इन द 12 मंथ। हम लोगों के पास डेफरमेंट के जो केसेस आते हैं जिसमें इंस्टॉलमेंट मांगी जाती है, या जो इंस्टॉलमेंट हमने अलॉट की हुई थी स्कीम के अंडर में कि पहले आप कलेक्ट करो, फिर 10 साल तक के कुछ नहीं भरो, फिर 11, 12, 13, 14, 15 इन 5 सालों में 20% भरो, तो जो 20% पेएबल इस साल का आया है वो उतना वहां पे दिख रहा कि नहीं दिख रहा, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रॉम करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटीज आपको कंपनी की रियल पोजीशन मालूम पड़ेगी, या आपको एक देनदारी समझ में आ जाएगी कि इसको इतना इतना पैसा देना है, और हमारे को हमारे जीएसटी एंगल से देखना है कि डेफरमेंट इशू और क्रेडिटर्स, इस चीज को हमको बहुत अच्छे से देखना है कि ये कंपनी ने प्रॉपर प्लानिंग की कि नहीं की। करंट लायबिलिटी वी हैव डिस्कस, एनी शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में सारे स्टैट्यूटरी ड्यूज के पेएबल दिखाए जाते हैं, विच इंक्लूड सेल टैक्स पेएबल, जीएसटी पेएबल, एक्साइज पेएबल, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन चार्जेस, ऑल दिस थिंग विल बी पार्ट ऑफ दिस थिंग। ये चीज में क्लासिफाई होंगे। देन दिस इज माय टोटल लायबिलिटी, फर्स्ट इक्विटी देन कैपिटल, दिस इज माय टोटल लायबिलिटी। जितना पैसा मुझे बिजनेस में मैंने खुद लगाया है या तो बाजार से लेके मेरे पास रखा हुआ है, इसके अगेंस्ट में मैंने जमा क्या किया, ये मुझे एसेट्स दिखती है। एसेट इज अगेन क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, वन इज नॉन करंट एसेट एंड अदर इज अ करंट एसेट। करंट एसेट्स सेम, जो एसेट्स या जिस चीज का पैसा मेरे को साल भर के अंदर में 12 महीने के अंदर में रिकवर हो जाएगा वो मेरे लिए करंट एसेट्स है। जो मेरे लिए 12 महीने में भी रिकवर नहीं होगा वो मेरे लिए नॉन करंट एसेट्स है। अब ये नॉन करंट एसेट्स को देखना, नॉन करंट एसेट्स का पहला एग्जांपल है ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला वर्ड है फिक्स्ड एसेट्स। जिसको मैंने एक लंबे समय के लिए खरीदा है उसको बोला जाएगा लॉन्ग टर्म एसेट्स, दैट विल बी ट्रीटेड एज फिक्स्ड एसेट्स। लाइक एग्जांपल है, मैंने ऑफिस में हूं, मैंने एक कार ली है, एक ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल ली है, इसको मैंने बेचने के लिए नहीं ली है, तो ये मेरे लिए फिक्स एसेट्स है। लेकिन अगर मैं कार का डीलर हूं, इफ आई एम अ डीलर ऑफ कार and I have purchased a car, then this will become my current assets. Then it will become my stock because I have, it will be recovered. इससे जो मुझे पैसा आएगा वो 12 महीने के अंदर आ जाएगा। Object for purchasing is to sell in next 12 months. यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस और कंपनी की सोच समझ में आती है। कंपनी ने कोई अगर फिक्स एसेट्स को करंट में कन्वर्ट कर दिया है, देन इट इज ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर कि इस चीज को कंपनी बेचना चाहती है या कंपनी ने बेच दिया है। तो ऑडिटर ने जब ऑडिट किया 6 महीने बाद, साल भर बाद, नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर मार्च में खत्म हो जाता है, अगर उसने वो एसेट्स अप्रैल या मई में बेच दिया तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ ऑडिटर दैट he can classify this fixed asset as current assets in the balance sheet, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे वो दिख रहा है
कि इसको पैसा इससे जल्दी यहाँ पे आ गया है। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट ऑल्सो गिव्स अ डिटेल कि क्या चीज हुई है। तो फिक्स एसेट्स इज द एसेट्स विच इज गिविंग द, कंपनी ने पैसा कमा के कहाँ लगाया है ये। फ्रॉम जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, जो थोड़ा सा प्लानिंग एंगल भी व्यापारी करते हैं, कि देयर शुड नॉट बी सडन जंप इन फिक्स एसेट्स। देयर शुड नॉट बी जंप इन अ फिक्स एसेट्स। दिस मे बी बिकॉज ऑफ टू थिंग। वन, एक तो बिजनेस एक्सपेंशन है, या कुछ ग्रो कर रहा है, या नया वेंचर डाल रहा है वो। सेकेंडली, इट कैन बी अ फेक इनवॉइसिंग to take input tax credit. I have purchased some assets which are not in physical form. तो ये देखना जरूरी है। क्या होता है, ये जीएसटी आने के बाद में ये कोर एरिया है that ITC can be collected through this area. तो इसमें आपको ये देखना है कि फिक्स एसेट्स जब देख रहे हो तो फिक्स एसेट में मूवमेंट क्या है। फिक्स एसेट्स में मूवमेंट अगर आपको एडिशन साइड पे है तो एडिशन हुआ है तो आपको देखना है कि वो किस चीज का एडिशन है, वेदर एक्सपेंशन रेगुलर और नॉट। इफ इट्स अ सडन एक्सपेंशन देन यू नीड टू टेक केयर कि भैया क्या बिजनेस आप कर रहे हो। ये नोट्स में पीछे लिखा जाता है, जब फिक्स एसेट का आप नोट पढ़ेंगे तो वहां लिखने का काम होता है द कंपनी हैज परचेज ड्यूरिंग द फिक्स एसेट फॉर न्यू यूनिट्स। द कंपनी हैज, इसका फिक्स एसेट का एक चार्ट बनता है पीछे में, जिसमें एसेट का क्लासिफिकेशन दिया जाता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, कंप्यूटर, ऑफिस इक्विपमेंट, स्टेशन, ये सब चीजें। तो यहाँ से सीधा आपको नोट्स पे जाना है कि एडिशन है तो किस चीज का एडिशन है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, किस पर्पस के लिए एडिशन है, कहीं फेक जैसा लुक हो रहा क्या, नहीं हो रहा, क्यों हो रहा, क्योंकि कंपनी का टर्नओवर पहले भी 40 करोड़ था, आज भी 40 करोड़ है, पिछले साल 40 था, इस साल भी 40 है, फिर ये 20 करोड़ का फिक्स एसेट का एडिशन क्यों हुआ है भैया। इट गिव्स अ लॉजिक कि देयर इज एडिशन इन फिक्स एसेट विदाउट एनी जंपिंग और मूव, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में कोरिलेट नहीं हो रहा। तो आपको देखना है फिक्स एसेट के शेड्यूल में जाके क्या चीज खरीदा, लैंड खरीदा, प्लॉट खरीदा, बिल्डिंग बनाया कि मशीनरी लिया। वो चीज आपको समझ में आएंगी कि वो बिजनेस का पैसा बिजनेस में लगा रहा कि नॉन करंट या नॉन बिजनेस एसेट लगा रहा है, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंडली, जो एसेट का एडिशन हुआ है वो जीएसटी उस पे क्लेम किया कि नहीं किया। सेकेंडली, वो जीएसटी एलिजिबल था कि नहीं था, क्योंकि 17(5) क्लॉज 3 says no ITC on immovable property, सीमेंट, स्टील, बिल्डिंग, इस पे कोई आईटीसी नहीं है। मशीन्स पे ओनली आईटीसी है या मशीन फाउंडेशन पे आईटीसी है। तो फिक्स एसेट के चार्ट को देखना है, उसके एडिशंस के बिल बुलवाने हैं या एडिशन की लिस्ट बुलानी है, और वो चेक करना है कि आईटीसी रजिस्टर पे वो आईटीसी क्लेम्ड हुआ कि नहीं हुआ। इनवॉइस पे देख के समझ में आ जाएगा यार ये सीमेंट है, इसने सीमेंट के बिल लाया है, और ये तो अपना सॉफ्टवेयर की कंपनी है। सॉफ्टवेयर की कंपनी में कंप्यूटर लैपटॉप के बिल होते तो समझ में आ जाता था, वो अलाउड आईटीसी होता था। नहीं का ओके ओके तो फिक्स एसेट्स में ये चीज देखना जरूरी है, किस हेड में एडिशन हुआ है, whether the person has claimed the ITC or not, if claimed whether eligible ITC or not eligible ITC। तो ये फिक्स एसेट में आपको चेक करना है। देन इट मे पॉसिबल दैट फिक्स एसेट में कुछ एडिशन हुआ हो, साथ में कुछ डिलीशन भी हुआ हो। डिलीशन मीन्स सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो सेल ऑफ फिक्स एसेट देखने से आपको क्या समझ में आना चाहिए कि ये जो आइटम है सेल, इसने एसेट सेल किया है, फर्स्ट थिंग इस पे जीएसटी क्लेम किया था कि नहीं, अगर किया था
तो फिक्स एसेट्स है तो सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 of CGST Act says sale of fixed asset oblique business assets by a entrepreneur. अगर फिक्स एसेट या बिजनेस एसेट्स को बेचा जाता है तो इस पे आईटीसी क्लेम किया था। हाँ सर, हेलो सर, एनीथिंग देयर? ओके, सेल ऑफ बिजनेस एसेट या सेल ऑफ फिक्स एसेट्स अगर होता है तो ये चीज से आपको समझ में आएगा। 18 सबसेक्शन 6 में ये चीज बताई गई है कि अगर कोई भी बिजनेस एसेट्स 5 साल से कम पीरियड में बेची जाती है तो उस पे जीएसटी अप्लीकेबल होगा एट द रेट जो उस कमोडिटी पे जिस दिन सेल हुआ वो रेट ऑफ टैक्स से, एंड वैल्यू विल बी, वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, WDV जो या जिस प्राइस पे सेल हुआ है, पहला तो सेल प्राइस और WDV कंसिडरिंग द लाइफ एज 60 मंथ, यानी कि आपको 5 साल की एसेट्स को 20% आईटीसी ईच ईयर ऐसा माना जाएगा। एग्जांपल में समझाता हूं, मैंने 5 करोड़ की एसेट लिया, 90 लाख रुपए का जीएसटी था, मैंने पूरा क्लेम कर लिया पहले साल में, ठीक है। अगले साल में इस एसेट को ठीक 12 महीने बाद में इसको मैंने 2 करोड़ में बेच दिया। देयर इज अ सेल ऑफ फिक्स एसेट एट अ प्राइस ऑफ 2 करोड़ रुपीज। इसका रेट ऑफ टैक्स है 18%। तो क्या होगा, एज अ ऑफिसर वी विल सी, या सेल ऑफ फिक्स एसेट या है 2 करोड़ की है, दिख रहा है सेल में 2 करोड़ दिख रहा है, बाकी का 2 करोड़ का लॉस दिख रहा है, ठीक है, या ग्रॉस ब्लॉक खत्म नहीं हुआ तो लॉस नहीं दिख रहा है। 2 करोड़ का सेल ऑफ फिक्स एसेट दिख रहा है, उस पे 36 लाख रुपए रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से जीएसटी चार्ज भी है, दैट इज ट्रू। क्या ये सही है क्या? अब यहाँ पे आपका एनालिसिस आ जाएगा कि द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स परचेज कब था। ये परचेज हुआ 12 महीने पहले, 12 महीने परचेज पहले हुआ तो he is eligible only for ITC of 12 month from 60 month, that is only 20%। तो इसको जीएसटी कितना भरना चाहिए? सेल प्राइस पे अप्लीकेबल टैक्स दैट इज 36 लाख और WDV कैलकुलेटेड यानी कि 80%, 20% हम हटा देंगे, 80% यानी कि 4 करोड़ पे टैक्स लगने वाला 72 लाख। तो मुझे 2 करोड़ रुपए पे कितना टैक्स भरना है? 72 लाख रुपए, ना कि 36 लाख रुपए। क्लियर? यहाँ पे मुझे बहुत क्लियर समझाना है कि रिवर्सल ऑफ आईटीसी और एलिजिबिलिटी ऑफ आईटीसी इज बेस्ड ऑन द proportion for the period on which the fixed assets are used. If it is disposed within 5 years, then you must calculate the reversal of ITC claim considering the life remaining and sale price whichever is higher. अब मेरे एग्जांपल में जैसे मैंने 5 करोड़ वाला था वो 2 करोड़ में बेचा तो मुझे एडिशनल 2 करोड़ का आईटीसी रिवर्स करना पड़ा। अब मेरे उसी एग्जांपल में मैंने 5 करोड़ वाला 6 करोड़ में बेचा तो मुझे 6 करोड़ पे जीएसटी भरना पड़ेगा, ना कि जितना मैंने आईटीसी लिया था। तो अब मैं ये नहीं बोल सकता कि आईटीसी तो मेरे को 90 लाख ही मिला था, मैं 1 करोड़ 8 लाख रुपए क्यों भरूं? नहीं, सेल प्राइस और WDV फॉर द रिमेनिंग पीरियड, इस पे जो हाईएस्ट रहेगा रेट अप्लीकेबल ऑफ द डेट ऑफ सेल वो टैक्स लगेगा। कमोडिटी का रेट ऑफ टैक्स बढ़ गया है तो मुझे नए रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से भरना पड़ेगा। तो ये आपको फिक्स एसेट के चार्ट से समझना बहुत जरूरी है कि एडिशन, वाई एडिशन, विच थिंग एडिशन, आईटीसी क्लेम, एलिजिबल, नॉट एलिजिबल, देन इफ सेल, रिवर्सल ऑफ आईटीसी, डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी ओवर द फिक्स एसेट्स। दिस इज फ्रॉम द साइन। कोई इमूवेबल आईटीसी जो बिजनेस नहीं है उस पे नहीं फॉरवर्ड क्लास लेना चाहिए एंड अलाउ नहीं करना चाहिए, सॉरी। देन अनदर फिक्स एसेट्स
which can be a non-current, it can be a intangible assets. Intangible assets means use of right. मुझे कोई चीज का अधिकार मिला है, मैंने कोई कॉपीराइट खरीदा है, मैंने पनीनो का कॉपीराइट खरीदा है कि पनीनो का राइट, पनीनो मैं मेरी दुकान के बाहर बोर्ड लगाऊंगा 10 साल तक के, उसके लिए मैंने पैसा दिया है. तो इट इज नथिंग बट, मेरे पास कोई फिक्स एसेट नहीं आई है, इट इज जस्ट अ राइट अवेलेबल टू मी. ये है. तो ये भी एक चीजों को बहुत अच्छे से देखना पड़ता है. कैपिटल WIP मींस एसेट विच इज नॉट कंप्लीटेड. इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, यानी 5 करोड़ देना था, मैंने 2 करोड़ दिया, 3 करोड़ और दूंगा तो मुझे राइट्स मिलेंगे, ये हो जाता है. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यानी मैंने स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है जिसको मैं आगे 1 साल में नहीं बेचने वाला हूँ, वो यहाँ क्लासीफाई होंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में. देयर इज नथिंग फ्रॉम GST साइड ऑफ व्यू ऑन दिस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और इंटेंजिबल एसेट्स और दिस थिंग. इससे आपका GST में कहीं इम्प्लीकेशंस नहीं आता. हाँ, करंट एसेट्स से थोड़ा फर्क पड़ेगा. ये हो गया नॉन करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म लोन गिवन, किसी को 1 साल के लिए लोन दिया हुआ है, 5 साल के लिए लोन दिया हुआ है, जो मेरे लिए लॉन्ग टर्म लोन है वो उसके लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बन जाती है जिसको दिया हुआ है, वो चीज का सिर्फ एक पॉइंट होता है. तो अब कमिंग टू द करंट एसेट्स, करंट एसेट्स इज सेम द थिंग विच इज रिकवरेबल इन 1 ईयर. इसमें पहला क्राइटेरिया है करंट इन्वेस्टमेंट. करंट इन्वेस्टमेंट से क्या समझ में आता है कि जहां मुझे पैसा मैंने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है या मेरा FDR बनाया है जो मुझे 12 महीने के अंदर में आने वाला है, वो मेरे लिए करंट इन्वेस्टमेंट बन जाएगा. या और कुछ चीजें है, स्टॉक मार्केट में कुछ इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड में किया है, तो वो आ जाएगा. इसमें भी GST का इम्प्लीकेशन नहीं है. हाँ, सेकेंड पॉइंट इन्वेंट्री. इन्वेंट्री इज डेफिनेटली GST इम्प्लीकेशन आइटम. यहाँ पे आपको मूवमेंट समझना है. कोई बंदा कंटिन्यूअसली क्रेडिट से पे कर रहा है, he is not utilizing cash or making any cash payments. तो आपको ये चीज चेक करनी है कि whether the inventories are rising up because he is purchasing. Ultimately GST क्या है, परचेज और सेल का डिफरेंस है. अगर वो टैक्स नहीं भर रहा है means he is purchasing and selling at lower quantity या lower value, तो वो कम बेच रहा है, तो उसकी वजह से उसका इन्वेंट्री जंप अप होना चाहिए. तो ये चीज आपको देखना है कि नो पेमेंट है तो इन्वेंट्री जंप अप है क्या, फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, इन्वेंट्री में भी आप शेड्यूल में जाएंगे तो 2 कैटेगरी, 3-4 कैटेगरी बनती है. इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ पैकिंग गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ कंज्यूमेबल्स और इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स. तो इसमें किस कैटेगरी में इन्वेंट्री बढ़ रही है, किस कमोडिटी में पार्टी डील कर रही है, ये नोट्स लिखा जाता है. तो वो नोट्स में आपको दिखता है कि ये कमोडिटी में किस में डील करती, उसकी शेल्फ लाइफ क्या होती है. तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि सही में इसका बिजनेस बढ़ रहा है, इन्वेंट्री बढ़ रही है, कि इट इज अ फेक ITC. टू अवॉइड GST पेमेंट, वेदर द फेक ITC इज टेकन, उससे मेरी एसेट्स की इन्वेंट्री बढ़ाते जा रहा हूँ, तो जो GST भरना था वो मैं डेफर करते जा रहा हूँ. ये हो रहा है क्या, ये समझ में आ जाएगा आपको. सेकेंडली, इंक्रीज इन इन्वेंट्री को आपको फर्दर चेक करना चाहिए कि इसका कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हुआ है क्या. अगर मेरी 100 बाय 100 फुट की जगह है, वहां पे जहां मिलके 25 लाख का माल भी नहीं आता, मेरी बैलेंस शीट में इन्वेंट्री दिख रही है 2 करोड़ 60 लाख रुपया, देन ये आपको समझना पड़ेगा कि ये कहीं ना कहीं फेक है, या तो इसने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं दिखाया हुआ है. इट कैन बी दिस. सेकेंड, इफ फर्दर डाउटफुल्स आर देयर, कॉल द स्टॉक स्टेटमेंट सबमिटेड बाय द पार्टी टू द बैंक इफ ही हैज बोरोड अ लोन. वो आपको समझ में आएगा कि इसका इन्वेंट्री वहां कितना दिखा रहे हैं. और एक और चीज होती है, बैलेंस शीट में एक क्वांटिटी डिटेल्स का चार्ट होता था 3CD का, कि कितनी इन्वेंट्री मेरी थी, कितनी परचेज हुई, कितनी क्लोजिंग पे है. ये अभी नहीं होती है, बट दिस कैन बी अवेलेबल ऑन डिमांड. तो इससे आपको वो चीजें समझ में आ जाएगी
कि what really movements is going there. Something is purchasing and not selling. Something is purchasing but मुझे 100 ही बेचना है, फिर मैंने 1000 क्यों लिया? अच्छा 1000 थी और मैंने 200 बेचा और फिर मैंने 500 बुला लिया, क्यों? तो दैट विल गिव अ सेंस कि वैल्यू एडिशन पे वो पार्टी टैक्स नहीं भरना चाहती, ये इन्वेंट्री से समझ में आएगा। थर्ड चेक पॉइंट, कॉल द इंश्योरेंस पॉलिसी डिटेल। भाई इंश्योरेंस तो किया होगा आपने, 4 जन का इंश्योरेंस तो किया होगा। आपका स्टॉक पहले 20 लाख रुपए का था, आज आपका 2 करोड़ 60 लाख रुपए का इंश्योरेंस हो गया, स्टॉक हो गया। गिव द इंश्योरेंस पॉलिसी, ये भी नोट्स में होता है पीछे, वहां से आपको समझ में आता है द गुड्स आर प्रॉपरली इंश्योर्ड और नॉट। अगर नहीं है तो आपके दिमाग की बत्ती जलेगी कि यहाँ कुछ तो लफड़ा है, दया कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज देयर विच नीड टू बी टेकन केयर। दिस इज फॉर इन्वेंट्री। 2 साल के फिगर आपको बहुत समझ में आ जाएंगे, वाई हाई वाई लो, इस चीज को दिमाग में लगा के बैलेंस शीट को देखना है और लेमैन के समान सवाल पूछना है। ऑडिटर जो भी आपके सामने आता है, दिस विल गिव यू फर्दर क्लैरिटी एंड crystal clear picture of the business. Then a trade receivable. Trade receivable means debtors. अच्छा, अब आपको यहाँ पे डेटर्स में 2 क्राइटेरिया होता है। If you go to the notes, डेटर्स में दिखाया जाता है डेटर्स फॉर मोर देन 6 month और 12 month एंड बिलो दैट। डेटर्स में 2 हो सकते, करंट नॉन करंट, अबाउट 12 month, बिलो 12 month या 6 month। तो जो आपके अबाउ 6 मंथ डेटर दिख रहे हैं, ये आपको क्लियर कट लिस्ट दे रहे हैं कि इसने जब बताया कि मुझे 6 महीने से पैसा आया नहीं है, मींस ये जो पार्टीज है इन्होंने 6 महीने से इसको पैसा नहीं दिया, उनके लिए ये पार्टी क्रेडिटर फॉर मोर देन 6 मंथ हो गई। देन द पार्टी इज नॉट एलिजिबल टू ITC। फ्रॉम दिस ट्रेड रिसीवेबल above a limit period, you can call the GST number wise list. Then you can trace those people that these people are not eligible for the ITC for supplies made by this party. एक से हमको हाथी पकड़ना है लेकिन साथ में चूहे मिलेंगे, उनको भी कैच करना है। तो once if you are analyzing trade receivable of one party, you can get the creditors of other party, those who are not paying to what they are not paying, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। then cash and cash equivalent, nothing affecting GST। short term loans advances, किसी को शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया है, रॉ मटेरियल परचेज के लिए लोन दिया है, वो चीज देखना है। शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस में एक छोटी सी चीज कई बार समझ में आ जाती है कि अगर मैंने किसी को, इसने सर्विस प्रोवाइडर को लोन दिया है या एडवांस दिया है, तो सर्विस प्रोवाइडर ने टैक्स भरा कि नहीं भरा, क्योंकि उसके लिए एडवांस पे टैक्स लायबिलिटी आती है। वो चीज आपको एक, अगर चाहे तो आप देख सकते, अदरवाइज इट इज नॉट अफेक्टिंग GST। अदर करंट एसेट्स इज ऑल्सो सेम। तो इक्विटी रिप्रेजेंट्स शेयर होल्डर्स फंड, जो एग्जाम्पल में है, ये PPT आप लोगों को शेयर हो जाएगी क्योंकि मुझे P&L कवर करना है, that will take time। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन, प्रेफर्ड शेयर्स, करंट एसेट, नॉन करंट, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज we have taken in depth। then current assets we have covered, inventories what we have covered, beginning, purchase, available for sale, then closing, then cost of goods sold। जो बैलेंस शीट है वो इन बिगिनिंग एंड क्लोजिंग इधर आएगा, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ट्रेड पेबल्स हमने देख लिया। रेशियोज व्हाट आई वाज सेइंग, पोजीशन बताते हैं, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी वी हैव डिस्कस। देन क्विक रेशियो ये बताता है कि जो मेरी करंट लायबिलिटी है वो मेरी एकदम क्विक रेशियो, क्विक रेशियो यानी क्या होता है, जो इमीडिएट आने वाले पैसे हैं, लाइक कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड रिसीवेबल। स्टॉक को नहीं गिना जाता, वो इमीडिएटली आने वाला नहीं है, क्योंकि स्टॉक कन्वर्ट होगा डेटर में, डेटर से पैसा आएगा। तो लिक्विड रेशियो कितना स्ट्रॉन्ग है, ये बोलते हैं ना पार्टी लिक्विड है, लिक्विडिटी पार्टी है कि इसके पास कैश हमेशा अवेलेबल रहता है। तो वो जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा वो उतनी अच्छी पोजीशन दिखेगी। कैश रेशियो से भी समझ में आ जाएगा। देन बैलेंस शीट रेशियो,
लॉन्ग टर्म डेब्ट टू इक्विटी, खुद का पैसा, बाजार का पैसा, डेब्ट टू इक्विटी, टोटल पैसा, फाइनेंशियल लिवरेज, एसेट लायबिलिटी कि कितना पैसा लगाया हुआ है, कितना ये है, तो दैट इज कंसेप्ट। यहाँ नोट्स, इन टॉपिक पे नोट्स होते हैं। शेयर कैपिटल मैंने आपको बताया, रिजर्व सरप्लस में ओपनिंग रिजर्व, करंट ईयर प्रॉफिट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का शेड्यूल, दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस, नोट्स होते हैं। नाउ चेकिंग ऑफ बैलेंस शीट फ्रॉम जीएसटी एंगल। जीएसटी एंगल पे पहले मैं बैलेंस शीट देख लेता हूँ, फिर पीएनएल पे आऊंगा। तो पीएनएल में बैलेंस शीट आते वक्त में ऑडिटर ने क्या देखना चाहिए, यानी आपने क्या देखना चाहिए कि फर्स्ट थिंग, द पर्सन शुड नॉट क्लेम आईटीसी ऑन जीएसटी एलिमेंट। अगर उन्होंने जीएसटी सॉरी डेप्रिसिएशन, द पर्सन शुड नॉट क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन जीएसटी एलिमेंट। अगर मैंने 5 करोड़ का एसेट लिया, 90 लाख का जीएसटी है, तो फिक्स एसेट की कीमत अगर मैं 5 करोड़ 90 लाख है, उसमें से 90 लाख रुपए तो मैं जीएसटी क्लेम कर रहा हूँ, तो मुझे डेप्रिसिएशन सिर्फ 5 करोड़ पे क्लेम करना चाहिए, ना कि 590 पे। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर मेरे फिक्स एसेट के नोट्स में ये दिख रहा है कि दिस मच फिक्स एसेट्स आर बीइंग सेंट टू जॉब वर्कर या थर्ड पार्टी फॉर पर्पस एनीथिंग फर्दर एक्टिविटी, तो वो 3 साल के अंदर वापस आ जानी चाहिए, अदरवाइज वो मुझे तकलीफ आ जाएगी। देन ब्लॉक क्रेडिट का आईटीसी मुझे नहीं क्लेम करना चाहिए। जीएसटी शुड बी फिक्स, सेल ऑन डिस्पोजल जो हमने डिस्कस किया। इन्वेंट्री पे भी हमने चेक किया। अच्छा, इन्वेंट्री में एक चीज और ध्यान से रखिएगा कि इन्वेंट्री में अगर कुछ गुड्स लॉस होता है, लॉस स्टोलन, तो इस चीज का मुझे आईटीसी नहीं लेना चाहिए। लॉस स्टोलन, डिस्ट्रॉयड या राइट ऑफ। अब जैसे नॉर्मली दवाई की दुकानों में होता है, स्टॉक खत्म हो जाता है, एक्सपायरी डेट हो जाती है, उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है, या आप सेल में जाते हैं तो कुछ चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो उस चीजों को चेक करना है कि द डीलर शुड नॉट क्लेम द आईटीसी फॉर गुड्स लॉस स्टोलन डिस्ट्रॉयड। ये इन्वेंट्री के नोट्स में लिखा होता है कि देयर इज अ फायर ऑकर्ड इन द प्लेस विच, इतने का स्टॉक लॉस हुआ, इतना पैसा मिला, तो यहाँ पे आपको पकड़ना है कि वेदर देयर इज अ रिवर्सल ऑफ आईटीसी, यस और नो। अगर है तो अभी तो जैसे कल की काउंसिल मीटिंग में आ गया कि रिवर्सल को भी सेपरेट कॉलम में रिपोर्ट करना है, तो ये चीजें आपको चेक करनी है कि वेदर रिवर्सल आर देयर और नॉट। कई बार ऐसा होता है कि गुड्स सेल ऑन अप्रूवल जाते हैं, भाई डीएम बना के, ई वे बिल बना के भेज दिया डिलीवरी मेमो पे, और वो 6 महीने तक के अप्रूव्ड ही नहीं हुए, तो ये केस नहीं चलेंगे। इसको आपको देखना है कि इन्वेंट्री के चार्ट में कहीं ऐसा लिखा है कि गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल, तो वो कब से गए हुए हैं। अगर वो 6 महीने से ज्यादा हो गया है तो उस पे आपको बिलिंग फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस करना है, और उसके जीएसटी एलिमेंट पे इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच कलेक्ट करना है। सेकेंडली, इन्वेंट्री में आपको ये भी देखना है कि जो गुड्स इसके पास आइदर फिजिकल और थ्रू अ सिंबॉलिक पोजीशन आए हैं, देन ओनली ही इज एलिजिबल टू आईटीसी। फिजिकल यानी तो डायरेक्टली वो ऑफिस में आ गए, सिंबॉलिक पोजीशंस मींस इसके बिहाफ में जॉब वर्कर के यहाँ पहुंच गए, या ट्रांसपोर्टर ने इसके बिहाफ में गुड्स ले लिया है, गुड्स इन ट्रांजिट है, बट ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, देन आईटीसी कैन बी क्लेम्ड। तो इन्वेंट्री में आपको ये देखना है कि ट्रांजिट इन्वेंट्री, इन्वेंट्री एट थर्ड प्लेस, गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। इससे, इस नोट से आपके जीएसटी के इम्प्लीकेशंस बदलते जाते हैं। ट्रेड पेएबल्स मैंने आपको बताया कि जो क्रेडिटर्स है ट्रेड पेएबल करंट लायबिलिटी में, उसको एनालाइज करना है कि उसका एजिंग बुला लेना है कि इसमें कौन से ऐसे क्रेडिटर्स है जो मोर देन 180 डेज है, यानी लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स की एजिंग बुलाना है कि कौन से पुराने 180 दिन पुराने हैं, तो उतना आईटीसी आपको एलिजिबल नहीं है, उतना आईटीसी आपने रिवर्स करना चाहिए, ये चेक करना चाहिए।
सेम एक पॉइंट बहुत अच्छा था, जिसमें बैलेंस शीट में दिखता है सेल टू एसोसिएट कंसर्न, यहाँ पे रिलेटेड पार्टी इशू आता है। तो ट्रांजैक्शन विथ रिलेटेड पार्टी आपको बहुत अच्छे से चेक करना है, क्योंकि जहां ट्रांजैक्शन विथ रिलेटेड पार्टी आती है वहां वैल्यूएशन रूल्स एप्लीकेबल आ जाते हैं। वैल्यूएशन रूल्स मीन्स सेक्शन 15। इसका एग्जांपल बताता हूं मैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। एक डीलर है, वो एक कमोडिटी बनाता है जो अपने ही एसोसिएट कंसर्न, सिस्टर कंसर्न को देता है, और जो ये कमोडिटी बनाता है इससे सिस्टर कंसर्न एग्जम्प्ट कमोडिटी बनाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? X is manufacturing a commodity which is consumed by Y, his sister concern, and the finished product of Y is exempt. अब क्या हो गया, X को मालूम है कि ये जो Y को मैं बिलिंग कर रहा हूं, Y will not be eligible for ITC because he is manufacturing exempt item. तो अब ये आपको देखना है कि X ने जो Y को माल बेचा और X ने जो बाकी कस्टमर्स को माल बेचा, A to Z जितनी पार्टियों को माल बेचा, उसका प्राइस और प्राइस चार्ज टू Y, इट शुड बी सेम। देयर शुड बी आर्म्स लेंथ डिस्टेंस, कि एक सेम लेवल पे जो मैं इसको दे रहा हूं वही इसको दे रहा हूं, वही इसको दे रहा हूं। अदरवाइज यहाँ पे प्लानिंग हो रही है कि अंडर वैल्यूएशन करके अगर गुड्स बेचा जाऊंगा तो लॉस ऑफ आईटीसी कम होगा। तो ट्रांजैक्शन विद एसोसिएट कंसर्न देखना जरूरी है कि कहीं लॉस ऑफ रेवेन्यू तो नहीं है, अंडर बिलिंग तो नहीं है, या कहीं ओवर बिलिंग तो नहीं है कि वहां लाइबिलिटी आ रही है, वहां लाइबिलिटी आ रही है और यहाँ क्रेडिट अवेलेबल है, तो यहां से गुड्स को हायर रेट में वहां ना बेचा जाए, जिससे रेवेन्यू का जो कलेक्शन, नेट रेवेन्यू कलेक्शन है वो चुप रहा है। यहाँ मेरे पास फिक्स एसेट का आईटीसी है और मेरे पास इन्वेंट्री भी है। फिक्स एसेट का आईटीसी बहुत सारा पड़ा है, इन्वेंट्री का रेट है 10 रुपए का, मैं जानबूझ के उसको 20 रुपए का इन्वेंट्री का रेट बना के जीएसटी चार्ज करता हूं, तो मेरी एसोसिएट कंसर्न को एक्सेस आईटीसी मिलेगा, वो कैश पे नहीं करेगी, बट इट इज अ वायलेशन। यू मस्ट टेक केयर द एसोसिएट ट्रांजैक्शंस। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से केयरफुली देखना है। जीएसटी बैलेंसेस, व्हाट आई टोल्ड, कि आपको आपका जो करंट लायबिलिटी है उसमें उस चीज को चेक करना है। नाउ कमिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द थिंग। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे ही हमको दिखता ना, तो उसमें हमको समझ में नहीं आता कि जीएसटी करना कैसे है। हाँ, तो एक ही लाइन लिखी हुई है ऊपर, सेल ऑफ गुड्स, सेल प्रोसीड्स, हाँ, या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऐसे ऐसे वर्ड लिखे रहते हैं, उससे समझना क्या है। तो ये चीजों में अब आपको देखना, मैं आपको चीजें बताऊंगा क्या क्या चीजें आती है। एक तो क्वांटिटी डिटेल से अगर पार्टी सिंगल पार्टी में डील, सिंगल कमोडिटी में डील कर रही है, तो कमोडिटी की क्वांटिटी लीजिए, एचएसएन लीजिए, रेट लीजिए, सेल प्राइस सेल निकाल लीजिए, उतना आ रहा कि नहीं। You are unmuted. Mute केले ना स्वतः. Mute केले.
हेलो आवाज येती है? हेलो सर सर एनी प्रॉब्लेम सर ग्रुप मध्ये दिसत नाहीये, चेक करा जरा त्यांची अवेलेबिलिटी. एक्झिट झाल्यासारखं वाटतंय. ट्रेनिंग सेक्शनचं कोण आहे आता? हॅलो हॅलो, ट्रेनिंग सेक्शनचं कोण आहे? हाँ मैं चेक करके हा हा सर. हेलो एक 2-3 मिनट प्रॉब्लेम सॉल्व होगा. हेलो 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 Hello, हाँ सर. यस मैडम, मैं ऑडिबल? Yeah, absolutely. I don't know what's happened there. You must have got exited from this group. नहीं, पता नहीं क्या हो गया था, बट ठीक है, चलो.
we will continue with the session. Everybody is in the group. You can continue, sir. Okay, okay. Sorry friends, I don't know what happens to the system. अब हम लोग भी कहीं ना कहीं गुलाम हो जाते हैं. तो coming to the topic, PPT तो शायद मुझे देखना पड़ेगा फिर से, but I will explain the things कि किस विषय पे हम लोग कर रहे थे. हम लोग we are discussing the profit and loss account कि revenues को कैसे चेक करना है. रेवेन्यू को चेक करते वक्त में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में जो सबसे ऊपर है वो चीज है, देयर आर 7 to 8 पॉइंट व्हाट आई मस्ट कंसिडर कि ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दो पार्ट में किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट में जो क्रेडिट साइड में लिखा है वो एक चीज होता है व्हाट इज टर्नओवर. सर स्क्रीन नाही दिसत आहे. स्क्रीन मॅडम मला पाहावं लागेल सर? कशा करायच्या. बरं पाहतो. हा. दिसायला लागले सर. दिसते का? ते मला नाही दिसून राहिले ना. मला प्रॉब्लेम हे आहे ते मला नाही दिसून राहिले. एक सेकंड आई विल हैव टू चेक इट आउट. कहीं मैं ऐसा वापस लॉग आउट ना हो जाऊं, इसलिए मैं नहीं कर रहा था. चलेगा ना मैडम? आई विल एक्सप्लेन दैट थिंग. नथिंग, इसमें ऐसा नहीं है कि मेरी स्क्रीन आ जाएगी शायद. चलेगा सर, चलेगा. विदाउट स्क्रीन इट विल डू, नो इश्यू. ओके, स्टॉप शेयरिंग करता हूं मैं. बातें करना जरूरी है. हाँ, तो ट्रेडिंग अकाउंट, एक सेकंड. तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो क्रेडिट साइड है वो तो आपको देखना है, दैट इज अ पार्ट ऑफ टर्नओवर. देन समथिंग देयर इज ऑन क्रेडिट साइड ऑफ P&L आल्सो, लाइक इंटरेस्ट रिसीव्ड, discount received, commission received, other professional received, consultancy charges, it can be anything. So what is a turnover? Turnover में क्या क्या लेना है जिसमें हमको टैक्स लगाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. अदर देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या लेना है वो मैं बताऊंगा. पहला ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट है जितना वो लेना है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो क्रेडिट है, अदर इनकम, ट्रांसपोर्टेशन रिसीव्ड, फ्रेट रिसीव्ड, सब्सिडी, सब चीजें लिख लीजिए रिकंसिलेशन में. ये चीजें जोड़ना है. देन इसके बाद सेम उसी किताब से आगे क्या जोड़ना है, फिक्स एसेट के चार्ट में जाना है. सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, दैट हैज टू बी एडेड. देन टेक द ब्रांच ट्रांसफर डिटेल फ्रॉम द पार्टी. ब्रांच ट्रांसफर डिटेल यानी जीएसटी में कैसा बताया गया है कि सेम जीएसटीएन, सेम पैन के अगर दो जीएसटीएन है तो दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होगा तो उसको डिस्टिंक्ट पर्सन बोला जाएगा. और उनको जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनके बीच में उसको भी आपको बताना है. तो वो भी चीजें आपको यहाँ देखनी पड़ेगी. हेलो, ये आपको देखनी पड़ेगी यहाँ पे कि जो क्रेडिट्स है ब्रांच ट्रांसफर के, हेलो, सर दिख रहा है सर स्क्रीन वगैरह सब प्रॉपर दिख रहा है क्या मैडम? शायद वो वैसा ही रहेगा. मैं बोलना चालू रखता हूँ, शायद आगे पीछे नहीं कर पाऊंगा. ओके, तो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स आपको देखना है, ब्रांच ट्रांसफर आपको देखना है, उनसे डिटेल लेके कि व्हाट आर द ट्रांसफर हैपेंड बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पर्सन ऑफ द सेम पैन व्हिच इज नॉट अपीयरिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट टर्नओवर एज पर जीएसटी. देन there is a P&L also gives 2-year detail. तो यहाँ आपको देखना है क्रेडिट इन एक्सपेंडिचर.
एक्सपेंडिचर में कम कहाँ पे हुआ? जैसे लास्ट ईयर में रिपेयर मेंटेनेंस 1 लाख रुपया था, इस बार वो -10,000 दिख रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ? There is certain sales of spare parts or certain things which are, instead of crediting to the profit and loss account, credited to expenditure account. So that will be a taxable nature. One thing. Last year में कमीशन रिसीव्ड था 1 करोड़ रुपया, इस बार कमीशन रिसीव्ड है 10 लाख रुपया। तो यहाँ आपको एक क्लिक करना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ कमीशन पेड को कमीशन रिसीव्ड में एडजस्ट कर दिया गया, उसकी वजह से कमीशन रिसीव्ड सिर्फ 10 लाख दिख रहा और 10 लाख रुपए पे टैक्स लगा है। तो क्रेडिट इन एक्सपेंडिचर अकाउंट नीड टू बी टेकन केयर। देन आफ्टर दिस यू मस्ट सी 26 AS, जो इनकम टैक्स का फॉर्म होता है 26 AS, वो बुलाना है। उसमें आपको चेक करना है कि कुछ ऐसी इनकम है क्या जो डीलर ने प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाया है। लाइक आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, I am providing my services plus I have provided services to a bank also. उसको मैंने कंसल्टेंसी चार्जेस का बिल दिया है, वो मैंने मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया, वो पैसा मैंने मेरे सेविंग अकाउंट में बुला लिया। But that person has deducted my tax and TDS has been deducted and that amount is appearing in my 26 AS. तो हमको ये देखना है कि 26 AS में P&L को छोड़ के कोई दूसरी इनकम तो नहीं है। अगर कोई दूसरी इनकम है उस पे भी GST भरना पड़ेगा। प्लस कहीं से अगर मैं कोई ऑनलाइन बिजनेस के लिए काम करता हूँ, मैं Amazon के लिए काम करता हूँ या किसी को कुछ कस्टमर अरेंज करके देता हूँ या किसी को लोन करवा के देता हूँ, उस पे मुझे कोई कमीशन मिलता है जो मैंने मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाया है, जो मेरे 26 AS में आ रहा है। यहाँ पे GST में टैक्स इंडिविजुअल पर्सन होता है पैन होल्डर, ना कि बिजनेस। अगर वो पैन पे टैक्स है तो उस पे GST लगेगा। यहाँ फर्म और पर्सन अलग अलग नहीं है। पर्सन की इनकम फर्म की इनकम होगी ही, इट इज वेरी कंपल्सरी because GST has been allotted to the PAN, not to that firm. If I say कि yes, I have received the payment of rupees 10 lakh in my Pritam Batra saving account, not my firm Batra and Batra, so I will not pay GST. It is not possible here. Whatever receipt done by Pritam Batra will be taxable in the same nature, और Batra and Batra को उस पे उनको टैक्स भरना पड़ेगा क्योंकि ये पैन की ही इनकम है। ये आपको देखना है 26 AS से मालूम पड़ेगा कि अदर देन P&L कुछ इनकम है क्या। If I am a director in a company, my business is there, but I am also a non-executive director in a company. वहां पे मुझे डायरेक्टर सिटिंग फीस मिलती है, तो ये भी टैक्सेबल है बिकॉज आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो रेम्यूनरेशन रिसीव्ड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, देन इट बिकम टैक्सेबल नेचर, उस पे मुझे GST भरना है, तो ये मुझे 26 AS से मालूम पड़ेगा। इसके अलावा प्रोप्राइटर का सेविंग बैंक अकाउंट, वो आपको देखना है कि इसमें ऐसी कोई प्रोसीड्स है क्या जो डायरेक्टली क्रेडिट उसमें हुई है और जो इनकम नेचर की है, which is not the withdrawal nature, which is not the loan nature. If it is an income nature, someone has given them payment, किसी ने उसके अकाउंट में 70,000 रुपए बाहर से डाला है, तो you have to check it out whether it is a business income or loan. Even personal income is taxable under GST of the registered person. He cannot say that it is not my business income. Then credit in saving account, इसमें क्या होता है, कई बार रेंट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी ये आता है, पार्टी डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देती है, सर ये तो रेंट मेरे घर का है, ये दुकान से थोड़ी इनकम आई है। बट इफ यू आर रजिस्टर्ड अंडर GST, इफ यू आर मैरिड टू GST, तो आपको GST झेलना पड़ेगा और आपको इस पे GST भुगतान करना पड़ेगा, इवन इट इज अ रेंट। नॉर्मली ऑडिट्स में कई बार हम लोग देखते हैं कि अदर देन
P&L, there is a rent income which is collected by that person and GST is not discharged on the rent income. इसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको आउटसाइड से बुलाने पड़ेंगे जिससे आपको समझ में आएगा टर्नओवर प्रॉपर है कि नहीं है। एक है बैंक का स्टॉक स्टेटमेंट जो पार्टी बैंक में देती है, उसमें एक FFR करके होता है, FFR1, FFR2, इसमें टर्नओवर अचीव्ड कितना हुआ वो बताया जाता है। नॉर्मली आज नहीं बट पहले तो काफी हुआ करता था कि बैंक में स्टॉक स्टेटमेंट में टर्नओवर अलग होता था और बैलेंस शीट में अलग होता था। तो यहाँ से आपको क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा। इफ यू आर डूइंग GST ऑडिट, यू कॉल द FFR and check what receipt he has told to bank. Then you check TDS under IT and TDS under GST. GST में TDS आता है, कॉन्ट्रैक्ट रिसिप्ट दिख रही है कि 3 करोड़ पे TDS कटा हुआ है और पार्टी का इनकम टैक्स का P&L में टर्नओवर सिर्फ 20 लाख रुपए दिख रहा है। हाँ, then you must take care कि TDS under GST and TDS under income tax both should be taxable and both should be tally with the profit and loss account. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो सेल रिसिप्ट है वो प्रॉपर है कि नहीं है वो आपको चेक करना है। 26AS, TDS, FFR, then sale of fixed assets, then if the entity is governing by some body like explosives are covered by PESO, medicines are covered by medical organizations, golds are covered by gold organizations. So these people report them that how much we have produced, how much we have sold, quantity wise bifurcation. Call the report from that authority or ask the dealer to submit that report, cross verify the P&L turnover with that authority report and then reconcile whether entire things are in line or not. Then there must be bifurcation of इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन। इंटरेस्ट ऑन, अब हमको इंटरेस्ट इनकम दिखती है तो उसमें ये देखना है कि इसमें लोन गिवन का कितना इंटरेस्ट है और डिले पेमेंट का कितना इंटरेस्ट है। कस्टमर से इंटरेस्ट आया, डीलर माइट बी टेलिंग यू दैट इट इज फॉर द लोन गिवन, बट ये आपको चेक करना है कि इंटरेस्ट आया किससे। हॅलो, प्लीज कोणतरी अनम्यूट करून सांगा की आपण कुठे थांबलो होतो ते। हाँ, क्योंकि मुझे वहां से कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, मैं अनम्यूट बाहर हो गया और मैंने मेरा सेशन कंप्लीट किया। आई होप वी वर डिस्कसिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड लोन गिवन। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। इसके बाद तो ज्यादा कुछ नहीं बचा है, थोड़ा सा ही बचा है। आई विल टेक केयर कि इंटरेस्ट जो हमको मिला है वो लेट पेमेंट ऑफ टैक्स का है कि किस चीज का पेमेंट है वो हमको चेक करना है। अगर पार्टी ने 6 महीना बाद लेट पेमेंट दिया है देन इट विल बी टैक्सेबल इन नेचर। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड को बाइफरगेट करना है, लोन का कितना इंटरेस्ट है और इसका कितना इंटरेस्ट है, देन यू विल गेट टू नो द करेक्ट फिगर। देन आफ्टर दिस इंटरेस्ट के बाद में क्रेडिट नोट वी हैव डिस्कस और नॉट, आई डोंट नो। क्रेडिट नोट फिर से बताता हूं मैं। क्रेडिट नोट होता है कि जब हम सेल पे टैक्स कम भरते हैं। मेरा 100 करोड़ का सेल था बट मैंने टैक्स भरा 90 करोड़ रुपए पे, डिस्काउंट दिया पार्टी को 10 करोड़ रुपए का। तो ये आपको चेक करना है ये जो डिस्काउंट है, ये जो क्रेडिट नोट दिया है ये किस चीज का है। ये GSTR 1 से आपको मालूम पड़ जाता है। तो उसमें जो आपने क्रेडिट नोट जो डिस्काउंट दिया है वो आपको चेक करना है। तो इफ इट मस्ट बी प्रायर टू सप्लाई पीरियड, वो चीज आपको देखने की है। दिस विल गिव यू प्रॉपर गाइडेंस फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड। सर, वेदर आई हैव कवर्ड द एक्सपेंडिचर साइड और नॉट? हेलो? नो सर, नहीं किया ना? ओके, तो इसके बाद में मुझे सेल्स टू रिलेटेड पार्टी को चेक करना है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अगर रिलेटेड पार्टी को सेल होता है तो वैल्यूएशंस के कंसेप्ट रूल आ जाते हैं, वो आपको देखना है। सेल ऑफ फिक्स एसेट भी डिस्कस,
Then coming to expenditure, I will just take 10 minutes क्योंकि आप लोग भी लेट हो रहे हैं लंच के लिए। तो एक्सपेंडिचर साइड को 3 साइड में आपको बाइफर्केशन करना है, एलिजिबल एक्सपेंडिचर, नॉट एलिजिबल आईटीसी एक्सपेंडिचर, देन गो फॉर द आरसीएम एक्सपेंडिचर। एलिजिबल एक्सपेंडिचर में नॉर्मली परचेज होता है, इससे आपको चेक करना है, इसमें 3 एंगल से आपको। व्हाट? फर्स्ट, ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल वेंडर से अगर आपको परचेज है तो आपको चेक करना है, इनवॉइस नंबर आपके जीएसटीआर 2A से चेक हो जाता है। सेकेंडली, ई-वे बिल रिपोर्ट, गुड्स रिसीव्ड रिपोर्ट। अगर आप गुड्स रिसीव्ड रिपोर्ट में आपको कितने वैल्यू का गुड्स रिसीव्ड हुआ और जीएसटीआर 2A में कितना रिसीव्ड हुआ और परचेज में कितना फिगर है, वो आपको दिखेगा। 3B में सिर्फ आईटीसी का फिगर दिखता है। हियर आई एम टेकिंग यू टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट परचेज फिगर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का परचेज फिगर, क्योंकि ये कहीं पे भी जीएसटी रिटर्न्स में कॉपी में नहीं आता कि परचेज कितना है। तो यहाँ आपको परचेज चेक करना है, तो वो चेक करने के लिए 2A निकालना है। 2A दिख रहा है 10 करोड़ रुपए का परचेज। ई-वे बिल में जो गुड्स रिसीव्ड हुई है उसकी टोटल है 22 करोड़ रुपया और पार्टी का P&L बता रहा है सिर्फ 6 करोड़ रुपया। फिर आपको यहाँ पे रिकंसिलेशन देना है कि ऐसे कौन से बिल्स है जो ई-वे में आए बट परचेज में नहीं आए, या तो परचेज में आ गए बट ई-वे ही नहीं बना, यानी ये मे बी अ फेक इनवॉइसेस, ना गुड्स नॉट रिसीव्ड, और थिंग्स विच आर नॉट अपीयरिंग इन 2A, तो हमारा पैरा 73 स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न आ जाता है। तो इनवॉइसेस नॉट अपीयरिंग इन 2A वो यहाँ से क्लिक होता है। तो ये 3 चीजों को आपको लिंक लगाना है फॉर एलिजिबल एक्सपेंडिचर। नाउ कमिंग फॉर द इनएलिजिबल एक्सपेंडिचर। इनएलिजिबल एक्सपेंडिचर में 17(5) गुरु मंत्र, क्या क्या नहीं मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है। ब्लॉक क्रेडिट में व्हीकल रिपेयर, व्हीकल मेंटेनेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, व्हीकल परचेज, नो आईटीसी। एक्सेप्शन है पैसेंजर का ट्रांसपोर्टिंग है या ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स के लिए है या पैसेंजर व्हीकल है 13 जन से ज्यादा वाली तो मिलेगा, नॉर्मल कोर्स में नहीं मिलेगा, ये आपको बिल्कुल ध्यान रख लेना है। देन आफ्टर दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी, सीमेंट, लोहा नहीं मिलेगा। गुड्स लॉस स्टोलन, मेरे यहाँ आग लग गई, मुझे P&L में दिख रहा है कि लॉस है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी रिवर्सल आपको चेक करना है। ब्यूटी ट्रीटमेंट, पर्सनल नेचर एक्सपेंडिचर, नो आईटीसी। आफ्टर दैट जीएसटी पेड ऑन रिलीज ऑफ गुड्स, ई-वे बिल में जब आपने गाड़ी छुड़वाई तो 100% आपने जो टैक्स भरा है वो आपके लिए आईटीसी एलिजिबल नहीं है, वो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, स्पेसिफिक लिखा है। दिस आर सम सेक्शंस व्हिच आर नॉट एलिजिबल। इसको छोड़ के ऐसा लग रहा है कि जो इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, नहीं है, वो आईटीसी नहीं मिलेगा। जैसे घर के लाइट का बिल, घर का टेलीफोन बिल, कॉमन एक्सपेंडिचर, सेक्शन 42-43 आईटीसी कि मेरा 40% तो एग्जम्प्ट सप्लाई है और मैं 100% आईटीसी कैसे क्लेम कर रहा हूँ। मैं बैंकिंग कंपनी को अगर चेक करूंगा तो मुझे ये चेक करना है कि दे आर एलिजिबल ओनली फॉर 50% आईटीसी, फ्लैट 50% आईटीसी, तो ये मुझे P&L से समझ के चेक करना है। कॉमन नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर को बाइफर्केशन करना है आईटीसी का। देन आफ्टर दैट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल, आफ्टर दैट आरसीएम एक्सपेंडिचर। आरसीएम एक्सपेंडिचर कौन से है, सप्लाई अट्रैक्ट आरसीएम वाले कौन कौन से इशू है, वो है डायरेक्टर रेम्युनरेशन। डायरेक्टर की रेम्युनरेशन कंपनी को टैक्स भरना है। अगर कंपनी ने 192 में टीडीएस काटा है इनकम टैक्स का तो कंपनी को नहीं भरना, एल्स भरना है। एक काम, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ओशन फ्रेट इनवर्ड, ओशन फ्रेट आउटवर्ड, सभी पे भरना है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, आपने किसी की कंसल्टेंसी ली है, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, इंपोर्ट का, फॉरेन का, बिजनेस एक्सपेंडिचर है, आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भरना है। यूआरडी परचेज 17-18 में 1/7 से 13/10, रॉ कॉटन
15/11 के बाद, बिल्डर्स के केस में 80% तक के रजिस्टर्ड पार्टी से होना, नहीं तो आरसीएम भरना है, ऐसे क्राइटेरियाज देखना है। कुछ खर्चे कल डिफाइन किए गए काउंसिल मीटिंग में, उन पे भी अभी आरसीएम आने वाला है, वहां कंपनी की टैक्स आएंगी। इसके अलावा और एक 5,000 रुपए, एक 17-18 की 5,000 रुपए पर डे की छूट थी, वो आपको देखना है। तो दिस इज व्हाट P&L शुड सी। P&L में आपको 2 साल के कंपैरिजन को बहुत अच्छे से फोकस करना है, कहाँ पे खर्चा प्लस या माइनस हुआ है वो आपको गाइड करेगा कि कोई क्रेडिट्स को इधर उधर तो नहीं किया गया है ना, इंटेंशनली कोई चीज के फिगर को सिर्फ आईटीसी के लिए तो नहीं बढ़ाया गया, वो चीज को आपको चेक करना है। क्या कहीं यूआरडी एक्सपेंडिचर्स में भी ऐसा तो नहीं है कि कोई इंटर स्टेट वाली पार्टी से यूआरडी परचेज आपकी है? यूआरडी परचेज की लिस्ट लीजिए, कोई इंटर स्टेट है तो दैट पर्सन शुड टेकन रजिस्ट्रेशन, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको बेसिकली एक गाइडलाइन देगा P&L कि एक्सपेंडिचर को कैसे चेक करना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आईटीसी, क्योंकि ये आईटीसी ही आपकी पूरी रेवेन्यू के लॉस को खत्म करता है। तो ये हो गया इसका पोर्शन। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू कवर फॉर टुडे, अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड सम रिकमेंडेशंस ऑफ जीएसटी काउंसिल। I started the session with the prayer. I will end the session with the prayer. Then after that, I will take question answers from your side. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namah. Friends, GST is a journey. Now, you have to decide whether to walk, whether to run, whether to fly. From my side to all of you, have a safe journey, own voyage. Thanks for giving me the opportunity. Now the forum is open for question answers. कोणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील, शंका विचारायची असतील तर विचारा। My number is there. आप लोग उसमें नंबर मेरा सेव कर लीजिए, और आपको कुछ लगता है कभी भी कुछ रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे पीपीटी सर दे देंगे, अगर फिर भी नहीं मिलता तो आप मुझसे भी मांग सकते हैं। Any questions? कोणाला काही शंका नसतील तर आपण फॉर्मली क्लोज करूया का सेशन? मैडम या तो बहुत कुछ समझ गए या तो गॉड नोस। बहुत कुछ समझ गया सर। बहुत कुछ समझ गए सर, बहुत अच्छा सेशन है, थैंक यू। थैंक यू सर। थोड़ा सा कनेक्टिविटी का डिस्टर्बेंस हुआ, सॉरी फॉर दैट। हाँ, मेरी तरफ से भी सॉरी, क्योंकि मैं इतनी मास्टर हूँ नहीं अभी कंडक्ट करने में, तो मुझे भी इतना हैंडल करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, अभी नहीं हूँ मैं ट्रेनिंग में। नहीं थैंक यू सर। वो प्रेयर से शुरू हुआ तो सब अच्छा वैसे भी होता है। मोबाइल नंबर शेयर करिए। माय मोबाइल नंबर इज 968-958-1000 968-958-1000। You can call me or send me WhatsApp. I will add you to the broadcast list for update or any query resolving, if any, in future. Madam, is it okay now? Can we leave? येस सर, थँक्यू व्हेरी मच सर। खूप सुंदर सेशन होतं हे, खूप समजलं आम्हाला, छान। आणि सगळं हिंदीतून वगैरे तर खूप छान वाटलं ऐकायला पण।
थँक्यू सर. आम्ही तुमच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये राहू. बिल्कुल मैडम, बिल्कुल. कभी भी लगता है तो मकरन सर है, आप भी कभी भी मुझे कोई भी कांटेक्ट करें. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सर्व. थँक्यू सर. थँक्यू. ओके. चलो, थँक्यू मॅडम. आय एम लिव्हिंग. ओके. ओके सर. ओके. मी सेशन संपलं असं डिक्लेअर करते. हॅव अ गुड डे एव्हरीबडी. सगळ्यांना थँक्स फॉर कॉपरेशन.